एक बेचारी माँ जो महीनों से अपने स्टैकर से बचकर भाग रही थी, एक अनाथ आश्रम में छुपने को मजबूर हो गई। उसकी बाहों में था उसका नन्हा सा बेटा लियूशु और वो उसके लिए लोरी गा रही थी। और जब ऑर्फेनेज की मालिक आई और उसे निकलने के लिए कहा, तब जाने से पहले उसने आखिरी बार अपने बेटे को देखा और उस लेडी से अलविदा लिया और कहा कि वो उसका ख्याल रखेगी जब तक कि वो दवा लेकर नहीं आ जाती है। लेडी ने हाँ की, मगर जैसे ही उसकी नजर बच्चे के गले में लटकते हुए अखरोट वाली लॉकेट पर पड़ी, उसकी माँ हवा हो गई और फिर कभी भी दिखाई नहीं दी। इसके बाद कहानी 18 साल आगे चली जाती, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लियू एक गरीब बंदा बन चुका था जो अपनी बहन काइडे का ख्याल रखता था। मगर उसकी गरीबी का असली वजह, वो हर बार मेले में जाकर स्कैम में पैसा उड़ा देता, सिर्फ इसलिए क्योंकि काइडे को खुश देखना चाहता था। भाई एकदम अल्टीमेट सिम्स वाइब देता था। उस दिन दोनों मेला घूम रहे थे और जब मैजिकल परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ तो आग के शोले इतने भड़ गए कि लू का चेहरा जलते जलते बच गया। लेकिन तभी वक्त थम गया, पूरी दुनिया फ्रीज हो गई। लियू ने देखा कि उसके गले में अखरोट का पेंडेंट चमक रहा था, वो भी सुनहरे रोशनी से। कोई और महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन लू समझ गया कि सामने जादू जो हो रहा है वो सिर्फ इल्यूजन नहीं है बल्कि असली मैजिक है। क्यूरियोसिटी के मारे वो अपनी बहन के साथ स्टेज के पीछे छुपके से सुनता रहा। वहाँ कुछ आदमियों की बातें हो रही होती है। तभी उनमें से एक ने जादूगर को ट्राइकोलाइजर मार दी और काइडे घबराकर चीख उठी। लोगों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन लू छुपा रुस्तम था। उसने सीधा कह दिया, अरे भाई हमने तो देखा ही नहीं यहाँ पर क्या हुआ था। तुमने आदमी को गोली मारी, मरा या फिर जिंदा है, हमें इससे क्या लेना देना, हम तो बस यहाँ पर हवा खाने आए थे। अजीब बात, वो लोग मान भी गए। मतलब इतने बड़े विलेंस पर इतना जीरो दिमाग, पर उनका लीडर फिर भी थोड़ा डाउट में था। और जब लू और काइडे वहाँ से निकल रहे थे, एक आदमी आया और बोला, भाई क्या आप हमारे साथ यीशु मसीह की संदेश फैलाना चाहोगे? लू ने बिना सोचे बोला, भाई ये सब छोड़ो, कहीं क्रिप्टो स्कैम चल रहा है क्या? क्योंकि भैया वो ऑलरेडी क्रिप्टो में अपनी औकात से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था। थोड़ा दुख हुआ तो काइडे ने तसल्ली दी कि वैसे भी भाई हम तो ब्लड रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन लू का मन उदास था तो उसने काइडे के लिए खाना बनाने का सोचा, पर काइडे ने उसका मांग लिया नट। अरे मेरा मतलब उसका वॉलनट पेंडेंट। लू ने इस बकवास का जवाब देना जरूरी भी नहीं समझा और सीधा रेमन लेने के लिए चला गया। और जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था और तभी ट्रक को ने 1 सेकंड भी डिले नहीं किया और सीधा लू को उड़ा दिया और बस एक नया इसी का ही जन्म तय था। लेकिन ये तो चाइनीज एनिमी था, मतलब भगवान ने उसे दिया एक चीट लेवलिंग सिस्टम और उसका वॉलनट पेंडेंट एकदम हवा में उड़ गया और धीरे धीरे उसका पूरा एनर्जी उसके अंदर समा गया और लू की मौत पल भर में उलट गई। जैसे ही वो जिंदा हुआ, सिर्फ एक सोच दिमाग में थी, अब मैं कभी भी ब्रोक नहीं होऊंगा। उसने तुरंत सामने वाले आदमी से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए, लेकिन तभी उसके सामने हवा में नंबर्स दिखने लगे। स्टेट्स लेवलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। लियू ने सोचा ये सब क्या हो रहा है और बिना सोचे वो भाग गया। रेमन शॉप पर गया और मैनेजर ने उसके खून में भीगे हुए चेहरे को देखा और सीधा चिल्ला उठा। लू का स्ट्रेस लेवल 100 हो गया। भागता भागता वो घर पहुंच गया और एकदम चुपचाप नहाने के लिए चला गया। और तभी उसने देखा उसके सारे जख्म तो गायब हो चुके थे। ये दुनिया बदल चुकी थी और अब लू भी बदलने वाला था। लेकिन अब लू के हाथ पर एक सुनहरा निशान बन चुका था। उसने सोचा ये क्या बकचोदी है और जैसे ही उसने एक्टिवेट करने की कोशिश की तो एक लॉटरी सिस्टम खुल गया। उसने देखा उसके पास एक अलग ही करेंसी है। ये सारे कॉइंस लोगों की नेगेटिव से आए थे, मतलब जितना ज्यादा लोग उदास होंगे वो उतना ही अमीर बनता जाएगा। मेरा सिस्टम तो मुझसे भी बड़ा सैडिस्ट निकला। और फिर लू ने क्या किया, अपनी सारी करेंसी उड़ा दी एक व्हील ऑफ फॉर्चून में, क्योंकि बेचारे का क्रिप्टो गैम्बलिंग का दुख अभी खत्म हुआ ही नहीं था। एक एक करके वो सारे बैट्स हार चुका था और बस एक लास्ट स्पिन बचा हुआ था। और जैसे ही वो घूमता घूमता रुकने वाला था, एक लगा बहुत ही बड़ा वाला जैकपॉट। एक स्क्रॉल सामने आया और लू ने धीरे से देखा, ये तो वही गाना था जो उसकी माँ उसके लिए गाती थी। उसने बिना सोचे समझे गाना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उसने गुनगुनाया ला 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 लोरी, तो स्क्रॉल छोटी छोटी रोशनियों में बिखर गया और एक एनर्जी ऑर्ब के रूप में सामने आया। दूर किसी गैलेक्सी से एक तेज रोशनी जमीन की तरफ दौड़ती चली आई और उस एनर्जी ने लू को पूरा निगल लिया। और जब उसने आंखें खोली, वो एक पूरे सोलर सिस्टम सामने के टेयर था, मतलब एकदम तारे के बीच का मूवमेंट चल रहा था। मगर जैसे ही उसने देखा कि उसके सारे कॉइंस उड़ गए, उसने तुरंत एक नया बिजनेस प्लान किया। अमीर बनने का एक ही तरीका है, काइडे को चिढ़ाते रहो, क्योंकि वो उससे गुस्सा होगी और उसको गुस्से से पैसे मिलेंगे। तो रात भर दोनों सिस्कोन एनिमी देख रहे थे, क्योंकि कल्चर भी तो जरूरी है। तभी लू ने महसूस किया कि उसके अंदर एक तेज एक्सप्लोजन हो रहा है। उसने सोचा कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। लेकिन जोक को साइड में रखते हुए जब उसने छत पर जाकर देखा तो 2 आदमी रूफटॉप से निंजा जैसे उछल रहे थे। बस यही बचा था, रूफटॉप नारुतो कोस्प्लेयर्स। लू ने तुरंत अपना मुंह छुपा लिया, पर तब तक उन्होंने उसे देख लिया था और एक ने पूछा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? लियू ने एकदम मुंह से बोला, अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि मुझे तुम दोनों के सुपरमैन रूफटॉप जंप पे शक हो रहा है या फिर कुछ और वो बेवकूफ मान भी जाते हैं। उन्होंने बोला जा घर जा बेटा, और फिर एकदम सुपर हीरो स्टाइल में उड़ गए। लियू ने सोचा दुनिया में कितने चूतिए लोग होते हैं, जैसे कि मैं दिन भर वीडियो बनाता हूँ और पैसा घंटा नहीं मिलता ज्यादा। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काइडे बोलती है कि भाई तू किससे बात कर रहा था? तभी एक आदमी सीधा विंडो से टपक गया और लू ने बोला ये तो कमाल हो गया। उसने काइडे को अंदर रहने को बोला और उसके गुस्से में भरी आवाज से लू को कॉइंस और बढ़ने लगे। लेकिन काइडे भी छुपा रुस्तम निकली, चुपके से निकल गई और आते ही बोली एम्बुलेंस बुलाओ। जिस पर लू ने बोला मेरे पास एक छुट्टा तक नहीं है और एम्बुलेंस के पैसे कहाँ से दूंगा? वो आदमी जमीन पर पड़ा था और सिस्टम ने कॉइन दी, क्योंकि वो बेचारा नेगेटिव सोच रहा था। लेकिन तभी लू को समझ में आ गया ये तो नाटक कर रहा है। उसने काइडे से बोला अगर इसको ठंड में छोड़ दिया तो शायद ये अनकॉन्शियस हो जाए। और तभी उसे अपनी एक्स की याद आ गई जो उसे छोड़कर 3 लोगों के ट्रेन में चली गई थी। उस इंसिडेंट की याद में उसके सिस्टम में 470 कॉइन ड्रॉप कर दिए। लू खुश था क्योंकि उसके डीमन लॉर्ड बनने का सफर शुरू हो चुका है। और तभी उस आदमी ने बोला पानी चाहिए मुझे। लू ने एक येलो स्नोबॉल उसके मुंह पर फेंक दिया। आदमी ने
ने बोला ये क्या था बे? लू ने बोला मैं तेरा ही भला कर रहा हूँ, रेस्ट कर ले चुपचाप। पर आदमी ने फिर से बोला पानी दे दे। तभी लू ने उसको पकड़कर कॉइन फार्म करना शुरू कर दिया और जितने ज्यादा स्ट्रगल करता है उसको उतने ज्यादा कॉइन्स मिलते हैं। और लू बोलता है कि मेरे सिस्टम की असली पावर लोगों की बेइज्जती से पैसा कमाना है। आदमी फाइनली गुस्से में आया और लू का हाथ पकड़कर उसे जलाने लगा, लेकिन सिस्टम ने उसके फायर अटैक को ऑब्जर्व कर लिया। आदमी बहुत ही शॉक्ड हो गया और वो सोच रहा था कि क्या ये ब्लैक मैजिक है क्या। लू कॉइन फार्म कर रहा था और सिस्टम आगे बढ़ रहा था। उसने सीधा बोल दिया मैं तो सिर्फ तेरी मदद कर रहा हूँ। आदमी समझ गया इस लड़के से पंगा नहीं लेना है। उसने बोला भाई मैं मजाक कर रहा था और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। लू एकदम हीरो स्टाइल में खड़ा हुआ और उसके मन में एक ही चीज थी, अमीर बनना अब सिर्फ एक सवाल है, कितने लोग मुझे और गुस्सा दिला सकते हैं। लू खड़ा हुआ अपनी शर्ट झाड़ी और बोला सुन भाई गलियों में मत जाना वरना तेरी बीबी फिर से किसी और के साथ रंगरलिया मनाती मिलेगी। और एक रूथलेस विलन वाली स्माइल देकर घर चला गया। लू ने सोचा आज अपने सिस्टम के कॉइन से पहली चीज खरीदता हूँ। उसने बिना सोचे समझे क्रिस्टल फ्रूट ऑर्डर कर दिया। जैसे ही उसने बाइट ली कहीं दूर गैलेक्सी के कोने से एक रोशनी बीम सीधा उसके अंदर घुस गया। लू बोलता भाई साहब ये तो फ्री फायर के मैक्स लेवल वाला हैक हो गया। सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल चुकी थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके हाथ पर एक छोटा सा पेड़ उगा हुआ था। अब तो हालत ये थी कि अपना बिस्तर तक बिना मेहनत के उठाकर लेकर जा रहा था। उसने सोचा कॉइन और फार्म करने का टाइम आ गया। तभी न्यूज पे फायर का सीन चल रहा था और लू ने सोचा चल एक और फ्लेम वॉर क्रिएट करते हैं स्कूल के ग्रुप चैट में। और तुरंत सिस्टम में हजारों कॉइन्स ड्रॉप हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह लू अंडे बेच रहा था, लेकिन जो क्लासमेट उसको जानते थे वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्होंने उसको देखा ही नहीं। लू ने साइड वाले बंदे से बोला दुनिया में लोग गरीब से दोस्ती करने में शर्माते हैं पर फ्री का वाईफाई चाहिए होता है। पर लू ने ऐसा रोस्ट किया कि उनके अंदर की आत्मा ही हिल गई। तुम्हारे मुंह से ज्यादा बदबू तो मेरे एक्सपायर्ड अंडों से आती है। उसका लीडर गुस्से में आया और बोला तू तो दिखने में अगली लगता है। पर लू ने सीधा बोल दिया और तेरी माँ। उस बंदे की इज्जत लाइव स्ट्रीम पर उड़ चुकी थी, एकदम थूक से भी ज्यादा हल्की। दुखी होकर उसने सोचा अमीर बनना है तो अंडे खरीद लेता हूँ। उसने पूरा स्टॉक खरीद लिया और लू ने अनाउंसमेंट कर दी ब्रेकिंग न्यूज, एक बंदे ने मेरे सारे अंडे खरीद लिए। और उसके सिस्टम ने तुरंत हजारों कॉइन्स दे दिए क्योंकि सभी शॉक्ड थे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उसने अपना वीआईपी कार्ड निकाला क्योंकि उसको पता था कि लोग कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। पर तभी टेबल पर कैश पड़ा था और तभी सीन में एंट्री होती है हीरोइन की, सारिया द मेन लव इंटरेस्ट। लेकिन वो एकदम कूली वॉक ऑफ कर गई और जाने से पहले लू ने उस बंदे को लास्ट बम फोड़ा, नेक्स्ट टाइम नहा कर निकलना, तेरी ब्रीथ तेरे एटीट्यूड से भी गंदी है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग न्यूज देख रहे होते हैं दुनिया में सुपर ह्यूमन अवेकन मिल रहा है। और एक बंदा सीधा चिल्लाया एक अवेकन स्कूल की छत पर भी मिला है। लू का सिस्टम डेंजर अलर्ट मोड पर चला गया और जैसे ही उसने ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट किया उसके अंदर इंटुलेशन आ गया। ओ बहन चो ये तो वही लड़की है। रूफ टॉप पे एक अपराधी प्रिंसिपल को नीचे फेंकने की धमकी दे रहा था। अरे यार ये तो एकदम परफेक्ट चांस है कॉइन्स फार्म करने का। उसने तुरंत अपने क्लासमेट को बुलाया और बोला ए अगली ये सीन देख। और सिस्टम ने उसे तुरंत हजारों कॉइन्स दे दिए। लू सोच रहा था कि बस यही चाहिए था यार। ल्यू ने जैसे ही अगली सीजे कैरेक्टर को देखा उसको समझ में आ गया भाई साहब ये तो परफेक्ट मौका है अनलिमिटेड कॉइन्स कमाने का। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को उछालने की धमकी दे रहा था क्योंकि वो जेल जाने के लिए बहुत ही यंग है। लेकिन तभी ल्यू सामने आया और बिना किसी वजह के पूरे टसन से खड़ा होकर संविधान का पाठ शुरू कर दिया। भाई तू जो ये कर रहा है ना ये क्राइम है, साफ लिखा है। और फिर अपना फुल ऑन लो लेक्चर शुरू कर दिया। और जैसे ही सबने सोचा भाई ये बंदा एकदम बवासीर है, लो के सिस्टम ने हजारों कॉइन्स गिराने लग गए। जब सब लोग लो की मूर्खता पर ध्यान दे रहे थे तभी पुलिस वाले आए और उस बंदे को उठाकर फेंक दिए। एक लड़की भागती हुई आई और बोली OMG ल्यू तुमने तो आज दिन बचा ही लिया। लेकिन ल्यू ने सीधा रिप्लाई कर दिया मुझे उन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो कि लड़कों जैसे दिखते थे। भाई इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी थी यार। लो का सिस्टम फिर से चिंगारी मारने लगा। भाई ये तो परफेक्ट स्ट्रेटजी है बी-बक्स कमाने का। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। लेकिन लो जैसे ही क्लासरूम में घुसा उसने देखा कि 2 सस्पिशियस साइंटिस्ट पहले से ही वहाँ पर हैं और बिना कोई पूछताछ किए उसको ब्लड टेस्ट के लिए फोर्स करने लगे। लू ने बोला अरे यार बिना डेट पर गए ये सब शुरू कर दिया। वो बेचारा ब्लड टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गया। रास्ते में उसने वही वियर्डो को देखा, वही बंदा जो पिछले रात उसके घर पर गिरा था। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी बहन फीवर में सुलग रही थी। लू ने सोचा एक बार और सेलेस्टियल फ्रूट गैम्बल कर लेता हूँ और वो जाकर स्पिन करने लगा जहाँ पर वो 30 बार हारने के बाद फाइनली एक बार जीत गया। और जैसे ही उसने 4 और सेलेस्टियल फ्रूट जीते उसने सारी अपनी बहन को खिला दिया और उसका फीवर तुरंत गायब हो गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लू ने बोला ये फ्रूट्स को खा ताकि तू भी मेरे जैसे सुपर वाली बन सके। फिर बहन को अनलिमिटेड कॉइन्स फार्म करने के लिए रोस्ट करने लगा। तो कभी होमवर्क नहीं करती इसलिए तेरे असली परिवार ने भी तुझे छोड़कर चले गए। और सिस्टम ने और भी कॉइन्स गिराने लगे क्योंकि उसकी बहन को गुस्सा आ गया था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर ने अनाउंस किया कि स्पेशल स्टूडेंट्स को एक नए इंस्ट्रक्टर के अंडर ट्रेन किया जाएगा। लू ने एकदम फ्लैशबैक मोड ऑन कर लिया। अरे ये बंदा तो कहीं पहले भी देखा लग रहा है। उसके साथ सारिया भी लिस्ट में थी। एक लड़की जो कि लू के पास बैठी थी उसने तुरंत अपनी सीट ऑफर कर दी और बोलती कि मैं इसकी बदबूदार स्मेल रोज नहीं झेल सकती हूँ। जिस पर लू बोलता है ओए तो साबुन दे दे मैं खुद नहा लूंगा ठीक है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लू सीक्रेट क्लास अटेंड करने के लिए जाता है और जैसे ही टीचर ने मुंह खोला उसकी दिमाग का CPU क्रैश हो गया। तुम सबका ब्लड टेस्ट एक स्पेशल एलओई के साथ किया गया था। जितना ज्यादा काला खून निकलेगा उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर। रैंकिंग A से लेकर F तक थी और A रैंक वाले पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। और फिर टीचर ने सबको उनकी रैंकिंग दे दी। क्लास खत्म होते ही सब लोग लू की पीठ के पीछे बातें करने लगे। क्योंकि उसका रैंक F था। लेकिन लू एकदम चिल, उसने सीधा सबको टेक्स्ट किया तुम सबकी मॉम भी तो F रैंक पर है। रात को लू ने अपना आखिरी सेलेस्टियल फ्रूट कंज्यूम किया और सडनली आइटम शॉप
शॉप में ये फ्रूट अनलॉक हो गया। लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून में कुछ नया अनलॉक हुआ है और लुओ सोच रहा होता है कि फाइनली कुछ अब नया आइटम मिलेगा और स्क्रीन पर आया और उसको वहाँ पर एक एक्सपायर्ड टोफू मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं मैकडोनल्ड का बासी बर्गर ले लेता। लेकिन एडिक्शन तो एडिक्शन होती है और लू ने पूरी रात कोइंस जलाने में लगा दिए, जहाँ पर वो पूरा स्पिन करता रहा और लॉस करता रहा और एक नया स्क्रोल अनलॉक हो गया। लेकिन जैसे ही लियो ने स्क्रोल उठाया उसकी एनर्जी सीधा काइडे के दिमाग में चली गई और अचानक आसमान से एक डार्क एनर्जी का ब्लास्ट आया और काइडे के सामने पूरे सोलर सिस्टम की इमेजरी खुल गई, जिसे देखकर लू बोलता है भाई ये क्या नया चक्कर है। लू ने देखा कि नेक्स्ट आइटम को अनलॉक करने के लिए उसको 80 और एक्सपायर्ड टोफू स्पिन करने होंगे। उसके दिमाग में एक ही आइडिया है, क्या मैं अपने कोइंस को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। भाई अगर बासी टोफू इतने ही कॉमन है तो चलो इसको बिजनेस बनाते हैं। अगली सुबह लू ने पूरी जगह वो एक्सपायर्ड टोफू को फैला दी और एक्स्ट्रा पैसे कमाने लगा। लेकिन एक आदमी ने टेस्ट लिया और बोला भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है और पूरे टाउन में लाइन लग गई इसको खरीदने के लिए। दिनों के दिन गुजर गए और लू समाज का खतरा बन चुका था और हर एक स्टार अनलॉक कर चुका था। उसका स्टीनी फूड बिजनेस चल पड़ा और उसके हाथ में उसके कोइन भी स्काई रॉकेट होने लगे और एक दिन उसने क्रिस्टल फूड का लास्ट आइटम समन किया और पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। लियो ने एनर्जी कंज्यूम की और पूरा स्टार मिलियंस डिफरेंट फ्लेम्स में फट गया और उसके सामने एक मिस्टिकल डेंजर अपीयर हो गया और तभी उसको समझ में आया भाई तो ये जायंट स्टार मेरा अपना सोल था। उसने डेंजर को समन करने की कोशिश की लेकिन पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया और फिर लियो सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी जब मैंने 7 सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल में टीचर ने क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया स्पिरिट स्टोन को, एक ऐसा आइटम जो मेडिटेशन के थ्रू हिडन पावर अनलॉक करता है। घर जाके लियो ने स्पिरिट स्टोन और नई तलवार को कंबाइन करने की कोशिश की लेकिन क्रिस्टल मैप करो इतना वायलेंट था कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो बाहर घूमने के लिए चला गया और एक बुढ़े आदमी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखने लगा। वो आदमी फुल शो ऑफ मोड में आया लेकिन जैसे ही लू वहाँ पर गया तो वो आदमी गायब हो गया, लेकिन कहाँ पर ये पता ही नहीं चला। स्कूल में क्लास लीडर सबको आर्म रेसलिंग में हरा रहा था और वो बोलता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ और तभी लू आया और लीडर ने लू को चैलेंज दे दिया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लू की बैंड बजेगी लेकिन लू स्टैचू की तरह शांत था और उससे बोलता है कि अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो दूसरे हाथ से भी ट्राई कर सकता है। साला फिर से बेइज्जती कर दिया। एक बार फिर लू ने क्लास लीडर का सत्यानाश कर दिया और उसको थैंक यू बोला कि उसकी वजह से वो फिर से ज्यादा अवेकन हो गया। लंच के टाइम लू का मन अभी भी नहीं भरा था। उसने सोचा और भी ज्यादा कोइंस कमाने हैं तो उसने अपना टॉक्सिक फूड निकालकर हवा में उड़ा दिए। रिजल्ट पूरे स्कूल में गैस अटैक जैसा माहौल बन गया और लुओ बोलता है कि मैं बस एक इंसान नहीं हूँ, मैं मैनेज स्पिरिट का पुनर्जन्म हूँ। रात के टाइम लुओ के दिमाग में एक अचानक से झटका आया। उसने अपनी बहन को चुप रहने के लिए बोला और इन्वेस्टिगेट करने चला गया और तभी एक चाइनीज एरन येगर उसके सामने बो करने के लिए खड़ा था और उस बुड्ढे ने ली का वेलकम किया हेवनली नेटवर्क के लीडर के रूप में। दुनिया में वॉर चल रही थी और उस लीडर ने ली से पूछा क्या तुम लास्ट हेवनली नेटवर्क मेंबर बनना चाहोगे, लेकिन मिस्टर ली ने सीधा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लीडर बोलता है कि सिर्फ ये ट्रूस ही दुनिया में शांति लेकर आ सकती है, लेकिन वो फिर भी चला गया ये वादा करके कि वो मिस्टर ली के लिए मेडिसिन लेकर आएगा। जाते जाते उसने लू को एक शार्प नजर से देखा और सीन कट हो गया। सुबह लू को मिस्टर ली की स्वॉर्डमैनशिप में इंटरेस्ट आया, लेकिन काइडे का ध्यान कौन रखेगा जब वो ट्रेनिंग पर होगा। स्कूल में उसका नेगेटिव इमोशन काउंटर ऊपर जा रहा था। वो सोचने लगा कि ये काइडे क्या कर रही होगी। लू जब घर आया तो उसने देखा कि मिस्टर ली उसकी बहन को मैथ सिखा रहे थे। लियो का नेगेटिव इमोशन मीटर एकदम मैक्स पर पहुंच गया और तभी उसको समझ में आया कि मैं अपनी बहन का यूज करके और भी ज्यादा कॉइन कमा सकता हूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन लियो ने पहले मिस्टर ली से रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज इसको रोज सिखाओ वरना ये और भी ज्यादा स्टूपिड हो जाएगी। मिस्टर ली ने एक चीज निकाली 300 पाउंड का वेटेड वेस्ट, जिस पर लू बोलता है कि वाह ये क्या है और एक हाथ से उठाकर हवा में उछाल दिया और ये देखकर मिस्टर ली पूरे हैरान हो चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि तू तो अवेकन ह्यूमन है। मिस्टर ली ने स्ट्रेटेजी चेंज करी और उसने पीस ऑफ पेपर वॉल की तरफ फेंका और जैसे ही पेपर हवा में गया बर्ड्स उड़ गए, मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में घूमने लगी और पूरे अर्थ में वाइब्रेशन होने लगा। और मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज काटी जा सकती है। एक प्रिसाइज मूवमेंट में उसने पेपर को कट किया और पूरी जमीन में फिशर क्रिएट हो गया, जिसे देखकर लू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये क्या है। जिस पर मिस्टर ली बोलते हैं कि एक स्किल को मास्टर करना 10 स्किल में एवरेज होने से ज्यादा बेहतर होता है और उसने लू को कमांड दिया सिर्फ हवा में कट करने की प्रैक्टिस कर। लू ने डिटरमाइंडेड मोड एक्टिवेट किया और हवा को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसका स्टेंस इतना बेकार था कि ली बार बार करेक्ट कर रहा था, लेकिन लू पूरा सीरियस था और उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे होने लगी। घंटे बीत गए और लू ने अपना 999 स्लैश मार चुका था और तभी उसको एक पावरफुल एनर्जी फील होने लगी और हवा ने उसकी सोट के अराउंड वाइल करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर लू बहुत ही हैरान हो चुका था और वो सोच रहा था कि भाई ये क्या है। अब रात में दोनों ने साथ में एक गर्म ड्रिंक शेयर किया और मास्टर ली उससे पूछते कि तुझे क्या लगता है कि कोई इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है, जिस पर लू बोलता है कि जो किसी भी रूल को फॉलो ना करे वही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जिस पर मिस्टर ली बोलते हैं कि ये बहुत ही गलत जवाब है, पावर का असली मतलब होता है कैरेक्टर, एक्सपीरियंस और डिटर्मिनेशन। मास्टर ली ने लू से एक सवाल पूछा, अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़े तो क्या तू तैयार है। लू थोड़ा सोचता है और फिर सीधा बोल देता है, मुझे सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र होती है, मेरी छोटी बहन। वो किसी और की मदद नहीं करेगा क्योंकि जब वो छोटा था तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, बस अपनी बहन के साथ सर्वाइव करना ही उसके लिए काफी है। मास्टर ली अपनी बड़ी सी फ्लैश उठाता है जो कि शायद से उसको परसुएशन स्किल की कमी को पूरा कर रहा है और फिर प्रॉमिस करता है कि वो लू को ट्रेन करता रहेगा। अगली सुबह काइडे फाइनली कुछ सीखने लगी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ली की वाइफ ने उसको प्रिंगल्स दिए थे, लेकिन लू को ये लगता है कि वो तो ट्यूशन फीस के चिप्स का पैकेट है।
है। लू को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। पीछे से एक आदमी आता है। ही वाज द फ्रॉम हेवनली नेटवर्क। लू को तुरंत समझ में आता है कि उसकी बहन डेंजर में और वो तुरंत सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो आदमी वहीं पर खड़ा होता है। लियो फेक इनोसेंस मोड एक्टिवेट करता है। उप्स, मैं तो अपना लंच भूल ही गया था। इसकी एक्टिंग 10 में से 10। बॉलीवुड भी फेल है यार। जैसे ही काइडे वहाँ से चली गई, आदमी ने लू को बताया कि रंस एक बार फिर देखने लगे हैं और पूरे देश में तबाही मचाएंगे। वो मास्टर ली की मदद मांगने आया था, लेकिन मास्टर ली ने सीधा मना कर दिया। जाते जाते उस आदमी ने एक लास्ट लाइन बोली, हेवनली नेटवर्क का लास्ट पोजीशन अभी भी ओपन है, और चल दिया। जब काइडे वापस आई, मिस्टर ली एकदम एक्साइटेड था उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए। उसने काइडे को वो सेंटेंस रिपीट करने को बोला जो उसने सीखा था, जिस पर काइडे बोलती कि मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप मुझे चिप्स देंगे तो मैं शायद कोशिश कर सकती हूँ। मिस्टर ली का दिल का दौरा आते आते बच गया। मिस्टर ली ने लू को 2 व्हील्स दिए और बोले अपना रैंक टेस्ट कर। लू ने रात के एक्सपेरिमेंट में अपनी ब्लड सैंपल चेक की और उसका खून इतना ज्यादा डार्क हो चुका था कि उसको ए रैंक क्लासिफाई कर दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट, वियाल एकदम गैलेक्सी के रंगों में चमकने लगा, जिस पर लू बोलता है कि ये अब क्या हो रहा है यार। उसको समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और उसने वियाल को बाहर डिफेंस करने की कोशिश करी। लेकिन तभी मास्टर ली वहाँ पर आ गए और उससे पूछा कि तेरा रैंक क्या आया। लुओ ने अपना क्लासिक स्कैम मोड एक्टिवेट किया और बोला सर मैं तो अभी F रैंक पर ही हूँ, और उसने मास्टर ली का फुल कोइंस फॉर्म कर दिया। लुओ रात भर अपनी क्रिस्टल जर्नी पर काम करता रहा। उसका सॉन्ग कंटिन्यू होता गया और नए प्लैनेट्स कंप्लीट होने लगे, और फिर एक ब्लू ऑरा उसके आसपास चमकने लगा। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो घर पर ट्राई नहीं करना चाहिए, और उसको पता चला कि सेकंड सोलर सिस्टम उसको इंजरी से प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन उसको अपनी बहन की चिंता होने लगी। इसके बाद सीन को कट करके काइडे के सोलर सिस्टम पर लेकर जाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ ब्लैक होल से दिखाई दे रहे थे और नेबुला का सेंटर उसको अंदर खींच रहा था। उसने देखा कि वो अंधेरे में डूब चुकी है, लेकिन एक सेकंड में वो रियलिटी में वापस आ गई और एक्साइटेड होकर बोली भैया मैंने फाइनली अपना लेयर तोड़ दिया। लियो एकदम क्यूरियस था। तो बता क्या तेरे पावर्स अनलॉक किए? काइडे ने अपनी एनर्जी फोकस की और एक छोटी सी चींटी समन करी, जिस पर लुओ बोलता है कि बस एक चींटी। काइडे ने बताया कि ये बेचारी कल रात मर गई थी, लेकिन अब उसके हर कमांड को फॉलो करती है, जिस पर लुओ बोलता है कि मतलब तू डेड क्रिएचर्स को वापस से बुला सकती है। लुओ टेस्ट करना चाहता था कि कितने क्रिएचर एक साथ समन हो सकते हैं। काइडे ने बाहर जाकर एक और फ्रो चींटी ढूंढी और जैसे ही उसने दूसरी चींटी समन करी, पहली चींटी तुरंत डस्ट बन गई, जिस पर लुओ बोलता है कि ओ शिट, तू तो सिर्फ एक टाइम पर एक ही समन कर सकती है। इसके बाद काइडे ने अपना अगला एक्सपेरिमेंट शुरू किया और एक उड़ता हुआ परिंदा समन कर दिया और बताया कि उसके समझ बिना किसी एनर्जी कंज्यूम किए जिंदा रह सकते हैं। लुओ और भी ज्यादा सोचने लगा क्या हम किसी अवेकेंड इंसान को समन कर सकते हैं। लुओ ने काइडे को एक बर्न में ले गया और वहाँ पर एक बेचारे सुअर को समन टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया। लुओ ने उसको जोर से पंच मारा, लेकिन उसका कोई भी खास रिएक्शन नहीं मिलता है। तो लुओ ने अपनी मैजिकल सोर्ड समन की और जैसे ही वो सोर्ड आई, सुअर अपनी जिंदगी और मौत के बीच के डर से भाग गया, लेकिन लुओ का सोर्ड सीधा उसको बीच से उड़ा दिया। ये देखकर काइडे बोलती है कि भैया अब तो तू ही मेरा नेक्स्ट समन बनेगा, जिसे सुनकर लुओ बहुत हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये तू क्या कह रही है, जिस पर काइडे बोलती है कि नहीं मुझे 2 हफ्तों तक चाहिए, जिस पर लुओ मान जाता है और वो बोलता है कि तू बस मुझे जिंदा छोड़ दे। लुओ की जान तो बच जाती है, लेकिन वो एक ब्रेकफास्ट शेफ बन जाता है। जब लुओ काइडे को खिला रहा था तब उसने ब्रिज से एक अजीब सी एनर्जी महसूस की। जैसे ही वो उठने लगा, काइडे उसकी पीठ पर चढ़ गई, मैं भी चलूंगी। दोनों जम करके बिल्डिंग्स क्रॉस करने लगे और उन्होंने देखा कि ब्रिज पर 3 लोग उसके इंस्ट्रक्टर से लड़ रहे थे। इन बैंडिट्स में से एक डी रैंक का अवेकन था और उसने बिना किसी एफर्ट के इंस्ट्रक्टर पे फायरबॉल्स बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन साईफाई ने अपने हाथों से फायरबॉल को पैरी कर दिया जब तक रोप्स फायर में जलने नहीं लगी। जब साईफाई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, एक बैंडिट उसके पीछे आ गया और उसको जोर से नीचे पटक दिया। जैसे ही वो भागने चाहा, दूसरे बैंडिट उसके नीचे की जमीन को मैनिपुलेट करने लगा। साईफाई के 2 कॉमरेड्स आ गए और एक ने अपनी सोर्ड से बैंडिट से निपटना चाहा, लेकिन उनका लीडर अब तक एक स्क्रैच भी नहीं खाया था। जाय ने अपनी मैजिकल सिग्नल क्रिएट करी और एक ह्यूज एक्सप्लोजन क्रिएट किया। पूरा ब्रिज धुएं से उठ गया और इसका फायदा उठाकर लीडर ने स्मोक के अंदर अपनी पोजीशन बदल दी। जाय के 2 कॉमरेड्स अंदर घुस गए और जैसे ही वो धुएं के अंदर गए, एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा का पूरा ब्रिज फायर में लिपट गया। जैसे ही स्मोक क्लियर हुई, वो 3 बैंडिट्स बिना एक स्क्रैच के वहाँ खड़े थे। लियो समझ जाता है कि ये बैटल नॉर्मल नहीं है और वो काइडे को बोलता है कि तू घर वापस जा, मैं इन बैंडिट्स की असली आइडेंटिटी जानने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते कि नेशनल गार्ड ने पूरा एरिया घेर लिया था और उन्होंने बैंडिट के हाइड आउट एंट्री लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये लोग ऑलरेडी एक अलग एली में भाग चुके थे। 2 लेग इस टेंशन में आ गया, बॉस हमें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उनके लीडर ने कोल्डली जवाब दिया, हेवनली नेटवर्क हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली जब से हमने उनके 2 सोल्जर को उड़ा दिया है। उसने अपने कॉमरेड्स को बोला कि भाग जाए जब तक ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। जैसे ही सोल्जर्स एली में घुस गए, लीडर ने एक जोर का एक्सप्लोजन क्रिएट किया और दरवाजा उड़ा दिया, लेकिन गार्ड्स ऑलरेडी चारों तरफ से उसको घेर चुके थे। तो लीडर ने अपने अनकॉन्शियस कमांडर उठाए और उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करना शुरू करके भाग गया। एक सोल्जर ने अपने हाथ से बॉडी पेंट समन किया और अपनी सोर्ड इंसेंट करके लीडर को वॉल के अगेंस्ट टैप कर दिया। अब कहाँ जाओगे? लेकिन तभी उन्होंने लियो की ग्लोइंग ओरा को देख लिया जो उनके ऊपर बैल्कनी के ऊपर खड़ा था। लियो ने कैजुअली टोन में बोला, मैं तो बस यहाँ पर अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था, जिस पर साई बोलता है कि पकड़ो इसको। जैसे ही सोल्जर ने उसको घेरना चाहा, लियो फ्रंट फ्लिप मार के निकल गया और एक पार्कोर गोड की तरह उनकी सोर्ड को स्टैंपिंग स्टोन बनाकर भाग गया। दूसरी तरफ बैंडिट्स ने अपने अनकॉन्शियस कॉमरेड्स को फेंक दिया, लेकिन जनरल ने अपनी सोर्ड से पुराने वॉन्ड्स को खोल दिया और दोनों में डेडली फाइट शुरू हो गई। ली एक फीमेल सोल्जर के अटैक को डोज करता गया और उसका खुद का हाथ उसके अगेंस्ट यूज कर दिया। एक क्लीन स्ट्राइक उसके सीटेड सोर्ड से उसको दीवार से टकरा दिया। दूसरी फीमेल सोल्जर पहले से
अटैक करने, लेकिन ल्यू ने उसके साथ उसको भी दूसरी साइड उड़ा दिया। इंसान ब्लैक फिग मार के सोल्जर को अनकॉन्शियस कर दिया। नीचे लीडर सोल्जर के हर अटैक को पैरी कर रहा था, लेकिन डुओ विंटर ने उसको दीवार के अगेंस्ट पिन कर दिया। अब तू आ गया, लेकिन तभी लीडर ने उन दोनों के सोर्ड को अपने हाथों से क्रश कर दिया और सीधा सोल्जर का सर पकड़कर उसके गले में 10 रैपिड पंचेस झाड़ दिए। उसने उसको पकड़ के दीवार के अक्रॉस घसीट दिया। साइंस सिग्लिस्ट कास्ट करने लगा, लेकिन कोई भी इस पर लीडर पर असर नहीं हो रही थी। लीडर ने एक अनकॉन्शियस सोल्जर उठाया और सीधा ली की तरफ फेंक दिया और जमीन पर एक जोर से पंच मार के ब्लैक स्मिथ छोड़ दी। पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में डूब गया और जाई लू को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लू तुरंत उछलकर एक पोल पर गिरता है। जाई तुरंत अपने सिग्लिस्ट कास्ट करता है और पूरे फील्ड को लाइट अप कर देता है, लेकिन तभी एक बैरल सीधा उसकी शकल पर आता है। जैसे ही लू को समझ में आता है कि बैरल के अंदर गैस भरी थी, तब तक वो उसके मुंह पर फट चुका होता है। धुआं हटा तो दिखा कि सब सोल्जर उड़ चुके थे और सिर्फ एक बंदा ही बचा था। लू ने बिना वक्त गवाए अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा की और तैयार हो गया फाइनल फाइट के लिए। बैंडिट ने गुस्से मारने की कोशिश की, लेकिन लू ने अपनी मुट्ठी से रोक दिया। उसके अंदर का क्रॉप डॉग फुल अवेकन हो गया और आग की तरह जलने लगा। एक सेकंड के अंदर ही उसकी पावर बैंडिट की हड्डियों तक चिढ़ गई और उसका पूरा हाथ फट के उखड़ गया। फिर लू घर पहुंचा, विजिबिलिटी क्लॉक उतारी और सीधा काइडे के पास आकर बोला, एक और बार तेरी पावर टेस्ट करनी है। काइडे ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और दोनों रात को निकल गए, लेकिन तभी ली ने उन्हें देख लिया और बोला, इतनी रात को क्या चालू है भाई? काइडे हंसकर बोली, मेरे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट लेकर जा रहे, मेरी सारी जिंदगी की कमाई उड़ाने। ब्लू ने मजाक में पूछा, ली मास्टर चलोगे? पर बुद्धू ने सिर्फ एक मुस्कुराहट देकर बोला, रात को संभल कर रहना। जैसे ही सीन बदला, काइडे ने अपना बर्ड समन किया ताकि पूरे एरिया का एरेलर स्कैन ले सके। कोई डेंजर नहीं था, पर ल्यू जब वापस फाइट लोकेशन पर गया तो देखा कि सब बॉडीज गायब हैं। काइडे ने तुरंत अपनी एनर्जी को सेंस किया और बताया कि जो लोग मरे थे उनकी आत्माएं अब भी यही थी, और लू ने उससे कहा कि उसके सोल्स को ऑब्जर्व कर। काइडे ने एक सोल को अंदर ले लिया, पर अभी उसे समन नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए। लू ने हाँ में सर हिला दिया और खुश था कि वो प्रोग्रेस कर रही थी। अब घर जाने का टाइम आ गया था, पर काइडे ने उसको रिमाइंड कराया कि तू अभी भी मुझे 5 स्टार रेस्टोरेंट लेकर नहीं गया। लू ने हंसकर बोला, बच के निकलने का बहाना बना रहा था। काइडे ने आंख मारकर जवाब दिया, विश करना मत, क्योंकि अब तेरी पूरी जेब का सफाया होने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? 5 स्टार तो छोड़ो, दोनों सीधा एक नूडल शॉप पर गए। काइडे ने बिना रोके उसके नूडल प्लेट का सफाया कर दिया और फिर लू सिर्फ देखता ही रह गया। फिर हल्का सा सीरियस मोड आया। लू ने बोला, काश मैं तुझे रोज ऐसे ही खाना खिला सकता, शायद ऑर्फनेज में रहना तेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। ये सुनते ही काइडे की आंखों में आंसू भरे और वो रोती हुई बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कोई कोट नहीं है या फिर खाने को कम मिलता है। उसका दिल दुखी था, क्योंकि काइडे के लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, लू, क्योंकि वही उसका परिवार था। लू को याद आया जब उसने ऑर्फनेज से पहली बार भागने की कोशिश की थी, तब काइडे ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, मुझे अकेला मत छोड़ना। पर फिर भी लू ने अपना चेहरा मोड़ लिया, उसे अकेला छोड़ दिया और तब से काइडे सिर्फ उसके वापस आने का इंतजार करती रही। उसके बाद का सफर आसान नहीं था। लू ने अकेला जीने की कोशिश की, बिना छत के। दिन में अंडा बेचता ताकि वो किराया दे सके और रात को जो वक्त मिलता उसमें वो पढ़ाई करता, लेकिन ये तन्हाई उसे धीरे धीरे खा रही थी। तभी एक दिन उसे काइडे उसके सामने खड़ी थी। पहले तो लू ने उसे वापस ऑर्फनेज भेजने की कोशिश की, पर काइडे ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसकी हंसी उस रोशनी की तरह थी जो कि लू के अंधकार भरे दिनों को रोशन कर रही थी। और उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते और दूसरे सेलर के फालतू डैमेज क्रॉप्स को उठाकर घर ले जाता ताकि काइडे भूखी ना रह सके। ठंड हो या गर्मियां, काइडे अपनी भाई का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। और जब लू बीमार पड़ता तो काइडे खुद अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती, क्योंकि उसके लिए बस एक ही चीज मैटर करती थी, बस अपने भाई के साथ जीना। और उसके बाद से वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। काइडे ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करी और उस आदमी के दिमाग के अंदर झांक लिया। एक सेकंड के अंदर उसको पता चल गया कि पैसे कहाँ छुपाए गए हैं। उसकी आंखें चमक उठी। वो बोलती है कि चल भाई खुदाई करने चलते हैं। पर लू ने एकदम सीरियस होकर बोला, पैसे पुलिस वाले को वापस देना। और काइडे का चेहरा लटक गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, सच में देना है? ये जरूरी है क्या? अगर ये पैसा हमें मिल जाता तो हम इससे अपना पूरा घर खरीद सकते हैं और फ्रेंच वापस जाने की टेंशन भी खत्म हो सकती है। पर लू ने उसका हाथ थामा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा सही तरीके से होगा। फिर उसने मजाक में बोला, चल अब अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सो जा, गुड नाइट गर्ल, मिलते हैं कल। काइडे गुस्से में मुंह फुलाकर चली गई, पर लू ने उसकी इमोशंस को समझ लिए थे। उसकी नजर एक फ्लेयर पर पड़ी जो वो घर लेना चाहता था। वो 2,40,000 का था। अगले दिन स्कूल में चमत्कार, वो मोटा आदमी जिसने की अपनी बीवी के सारे पैसे चुराए थे, सबके सामने फक्र के साथ चल रहा था। लू ने उसको घूर कर देखा और रियलाइज किया ये तो बी रैंक का अवेकनर है। तभी पोडियो पे एक नया बंदा आ गया, अपने इंट्रोडक्शन दिया और वो बोला कि मैं स्कूल का नया डायरेक्टर हूँ। पर ब्लू को ये आदमी थोड़ा अलग लग रहा था और रात को ये मिस्ट्री और बढ़ गई। नया डायरेक्टर आया और अपना नाम बताया, मैं हूँ ली, क्योंकि ऑथर अपना नया नाम सोचने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। और हाँ, बंदा हैरी पॉटर का सूट पहने हुए था। उसने अनाउंस किया कि स्टूडेंट को जो हर महीने स्पिरिट स्टूडेंट मिलेंगे उसकी पावर के लेवल के हिसाब से दिए जाएंगे। सी रैंक को 1 स्टोन, बी रैंक को 2 स्टोन और ए रैंक को पूरा का पूरा 10 स्टोन। लू की तरफ देखकर क्लास लीडर हंस रहा था और जब उसने लू को स्माइल करते हुए और टेक्स्ट भेजते हुए देखा तो उसकी हवा टाइट हो गई। लू ने उसको मैसेज किया, भाई मैं रात भर तेरी माँ के साथ रेसलिंग कर रहा था और मुझे अवेकनिंग मिल गई, कांग्रेट्स, यू प्लेड
योरसेल्फ। रात को लू और जैंग एक एली में मिले। जैंग ने बोला भाई ये इलीगल है पर पैसे कमाने के लिए कुछ भी चलेगा। लू का दिमाग घूम गया और वो बोला भाई हम 1,20,000 का बेचेंगे। जैंग ने तुरंत कॉन्टेक्ट्स लगाए और 1 सेकंड में डील फाइनल हो गई। बंदा डायरेक्ट बैंक अकाउंट मांग रहा था और लू सोच रहा होता है कि पैसा कमाना क्या इतना आसान होता है। उसने अपने स्टोन को जैंग को दिया और बोला भाई तू मेरा बेस्टी है, तुझ पर भरोसा किया जा सकता है। और बस इस डील के फाइनल होते ही लू की जिंदगी बदल गई। अब उसको ठंड में फ्रीज होने की टेंशन नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा ला सके। उसने कन्वीनियंस स्टोर से काइडी के लिए स्नैक्स उठाए और एक और सरप्राइज दिया। घर के लैंडेड अब ये सिर्फ किराए का मकान नहीं बल्कि अपना खुद का होगा। काइडे की आंखों में आंसू आ गए। सच में उसने लू को जोर से हक किया क्योंकि वो हमेशा शांत रह सकती है। और एक और गिफ्ट दिया। ल्यू ने उसको एक ब्रांड न्यू फोन दिया जिसमें उसका नंबर ऑलरेडी पहले ही सेव था। कल से ये सिर्फ हमारा घर है। कंट्री यार्ड, फ्लोर्स, वॉल्स, प्लैनेट्स, हाँ और मक्खियां भी। काइडे खुश थी पर उसने पूछा क्या तुझे अब भी रोज काम करना पड़ेगा। लू ने 1 सेकंड के लिए सीरियस बना, हाँ ताकि हम खाना अफोर्ड कर सके। पर असली रीजन सिर्फ लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है। लू के बेडरूम में फिर से सेलेस्टियल मैप चमकने लगा और दोबारा से नेबुला फाइनली कंप्लीट हो गया। पर तभी एक अजीब सी काली शक्ति काइडे की तरफ भागने लगी। दूसरे दिन लू अपने फूड स्टॉल के सामने खड़ा था और यूजुअल बकचोदी चालू थी। लोग भूखे थे और लू हर किसी का मजाक उड़ा रहा था। तू ब्रोकी है, तेरा बाप भी ब्रोकी है और तेरा पूर्वज भी ब्रोकी है। और सिर्फ ये बोलकर वो हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स कमा लेता है। इतने में एक नया बंदा आया, ली। उसने तोफू मांगा पर जैसे उसकी नजर लू पर पड़ी उसको लगा कि उसने कहीं उसको देखा है। लू बता देता है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और ली खुश हो गया और बोला कि कल से मेरे लिए टोफू फ्री होंगे ना। पर साइड वाले वेंडर का दिमाग खराब हो गया और वो बोला ओए चमन ये छोटे से हाथ का फायदा मत उठा। ये बेचारा रोज मेहनत करता है और इसकी माँ भी नहीं है जो इसको प्यार कर सके। पूरा स्कूल भी इसको लूजर बोल के बुली करता है। इतना सुनते ही प्रिंसिपल ली की आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल पिघल गया भाई, ये ले 100 रुपए। वेंडर बहुत ही शौक हो गया, भाई ये कौन सा चीप आदमी है। लू हंस के बोला नया प्रिंसिपल, अब घर ऑफिशियली हमारा है। लू ने फाइनली सारे पेपर्स को साइन कर दिया। अब ये घर ऑफिशियली उनका था। पर तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया और तुरंत नए रन साइट्स पे आ गया। उसने काइडे को मैसेज किया, माँ कसम घर अपना हो गया। पर उसके बाद एक और टेस्ट भेजा कि कुछ दिनों के लिए वो फील्ड ट्रिप पर जाना पड़ेगा। और फिर रात में एक नया मोड़ आया। लो को टिंडर पे एक लड़की ने मैसेज किया। उसने एक प्लॉट भरी फोटो भेजी थी। लो ने बिना किसी शर्म के रिप्लाई किया, तू तो देखने में इतनी गंदी लग रही, तुझे तो तेरा बाप भी छोड़कर चला गया होगा। और बस अगले दिन मिलिट्री व्हीकल्स लू और उसकी टीम को रन साइट पर लेकर जा रहे थे। ये नए एडवेंचरस का सायरन बज चुका था। लियो का नया स्कीम बकवास बोलकर पैसे कमाओ। लू ने सीधा डिक्लेयर कर दिया, भाई तुम लोग एनिमे कन्वेंशन की तरह स्मेल कर रहे हो। और बस कॉइंस गिरने लगे जैसे कि दिवाली पर पटाखे। जैसे ही सब लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, शेफ ने सबको खाना खिलाया। पर तभी क्लास लीडर आया और सीधा लू पे टोंट मारा, अच्छा है भाई आज तो ऑर्फनेज डस्टबिन का खाना नहीं खाना पड़ रहा है तुझे। लू ने बस एक बड़ा सा साइन मारा और फिर सारिया दिखाई दी। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सारिया हवा हो चुकी थी। लंच के टाइम एक मोटा आदमी अपनी जगह ढूंढ रहा था और एक सोल्जर ने सीट दी ताकि बेचारा शांत हो जाए। और फिर लू आया, उठ बे। और जैसे ही वो मोटा आदमी खड़ा हुआ, लू ने एक छड़ मूव कर दिया। सीधा एक थप्पड़ उसके गाल पर, वो वहीं बेहोश हो गया। झांग शौक में था, भाई तूने उस घोड़े जैसे आदमी को जमीन पर गिरा दिया। एज अ रिवॉर्ड झांग ने अपने प्लेट का कुछ खाना ऑफर कर दिया। वैसे भी रंस के पास होने से हम लोग और तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। लुओ का नया मिशन सबको परेशान करके पैसे कमाना। रात को लुओ सोच रहा होता है कि बिना लला लोरी गाए हुए सेलेस्टियल मैप कैसे एंटर करें। तभी एक नया प्लान आया, पूरे टाइम बकचोदी करके पैसे कमाना। क्लास लीडर शांति से मेडिटेशन कर रहा था पर लियो ने उसके कान में जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट कर दिया। क्लास लीडर इरिटेट हो रहा था पर लियो ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और बोला, भाई सुन मेरी कहानी। और बस पूरी रात अपनी जिंदगी के बेकार इंसिडेंट सुना कर पागल कर दिया। कोइंस की बारिश हो रही थी। लियो सिर्फ इरिटेटिंग बन के रात में 47,000 कोइन कमा चुका था। सुबह उसको लगा कि बहन का हाल क्या होगा, पर सेलुलर डेट अनअवेलेबल था, सो मिशन बहन की फिक्र फेल। और लुओ बोलता है कि मुझे झांग के गोदी में बैठना है। लंच टाइम में शेफ ने लुओ को एक्स्ट्रा खाना दे दिया क्योंकि उसने मोटे को धरती पर सुला दिया था। एक सोल्जर ने भी अपनी सीट ऑफर करी पर लियो ने सीधा रिजेक्ट मार दिया, नहीं भाई मुझे झांग की गोदी में ही बैठना है। झांग ने हंसकर पूछा, भाई रैंक कैसे बढ़ाएंगे? जिस पर लुओ बोलता है कि बस क्लास लीडर से आर्म रेसिंग करनी है। और बस लुओ हर रात उस बेचारे क्लास लीडर के दिमाग में कचरा भरने लग गया। एक दिन वो क्लिफ की एज पर भागकर चला गया, सोच रहा था कि अब वहाँ पर शांति मिलेगी। उसने मेडिटेशन शुरू किया पर फिर भी वहाँ पर लू वापिस आ गया। क्लास लीडर ने अंदर ही अंदर सोच लिया, इस दुख से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले दिन लू ने सबको इग्नोर करके अपना सेलेस्टियल मैप एक्टिवेट किया और जैसे ही फ्रूट्स अनलॉक किए, एक नया प्लेनेट अनलॉक हो गया। एक्सचेंज में एक मिस्टिकल लाइट स्वेयर होने लगा और लू की बॉडी को कवर करने लगा। और बस एक नया डार्क क्लॉक बना जो उसको इनविजिबल बनाता था। अब लू सिर्फ इरिटेटिंग नहीं बल्कि इमोर्टल भी बन चुका था। लू का छड़ मोमेंट, माँ कसम हाथ तोड़ेगा सबका। लंच के टाइम सारे बंदे लू को लाइन तोड़ने दे रहे थे पर तभी क्लास लीडर चिल्लाता हुआ आया, अबे लू अभी तक एफ रैंक पर लटका ही हुआ है तू। लू ने चिल स्माइल के साथ बोला, भाई आर्म रेसलिंग करनी है क्या? पर क्लास लीडर एस्पायरिंग करना चाहता था। तभी जंग बीच में टपक पड़ा और बोलता है कि नहीं भाई बस आर्म रेसलिंग ही अलाउड है। कैंप के टेंट में सब बैट्स लगा रहे थे कि क्लास लीडर जीतेगा। पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, लू ने उसके हाथ को टेबल पर ऐसे
पटका जैसे कि कल रात को उसकी माँ को उसने पटका था। क्लास लीडर बहुत ही शौक हो जाता है और वो बोलता है कि मेरा हाथ गया भाई, और लू बोलता है कि हाँ अब जाके तू अपना रैंक बढ़ा। जाई ने लू को चैलेंज किया पर लू ने उसको भी एक झटके में हरा दिया और फिर सीधा अनाउंसमेंट मारा। सब क्रेडिट क्लास लीडर की माँ को जाता है जो कि रोज नाइट को प्रैक्टिस करती है। तभी लू ने देखा कि रंस के पास एक अजीब सी मिस्ट आ रही है। झांग बोला पोर्टल फाइनली खुल गया और किसी ने भी आई नहीं निकाली तो लाइफ टाइम वहाँ फंसेगा। और तभी अलार्म बजने लगता है और फॉग कैंप्स में फैलने लगा। सभी भागने लगे और लू वोर्टेक्स में घुस गया और सीधा सर के बल गिरा। कंक्लूजन फ्री में मिल गया। जैसे ही लू को होश आया एक तीर सीधा उसके सिर की तरफ आया और लू मैट्रिक्स मोड में डोज कर दिया। एक स्केलेटन नाइट लू को काटने के लिए आया पर लू ने सीधा उसकी एक्स को पकड़कर उसका कचुम्बर बना दिया। लू ने एक बड़ी सी चट्टान चढ़ी ताकि वो देख सके कि बाकी सभी लोग कहाँ गए। पर तभी एक स्केलेटन का हाथ जमीन से निकलने लगा। लू ने बिना सोचे समझे सीधा जंप मारा और भाग लिया। पर भागते भागते एक और बड़ा स्कैम हो गया। चारों स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए लू की तरफ भागे। भाई भाग वरना तू भी मारा जाएगा। लू ने देखा एक ज़ॉम्बी एक स्टूडेंट को चबा रहा था। लू ने सीधा अपनी स्वॉर्ड निकाला और एक झटके में उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। और बस लू का मैस्कुलर मोड ऑन हो गया और जो भी ज़ॉम्बी सामने आता उसको सिर से उड़ाता रहता है। पर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक ज़ॉम्बी ने लू पे जंप मारा और उसके गले में दांत डालने वाला था। और उस टाइम पर बाकी सारे स्टूडेंट्स बस दूर से देख रहे थे। हेल्प करने का कोई भी सीन नहीं था। लियो मुश्किल से अपनी पोजीशन संभाल पाए और स्केलेटन का सर तोड़ दिया। जैसे ही वो वापस आया लोगों ने उससे गुजारिश की कि वो उनकी रक्षा करे पर उसने बस अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी और ये कह दे कि ज़ॉम्बी अब जमीन से निकलने लगेंगे। उन्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और तभी उस लड़की को एहसास हुआ अगर उन्होंने लू की मदद की होती तो शायद से वो भी उनकी मदद करता। कुछ दिन गुजर गए। लू ने एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दिया और अपनी एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करके बाकी 5 को अपनी तलवार से काटा। जैसे ही अंधेरा घिरने लगा उसने ऊंचाई ढूंढने के लिए पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाया। पर रास्ते में उसने एक जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर की लाश देखी जो कि कभी उसको अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार था। वल्चर्स उसका मांस चबा रहे थे पर लू बिना रुके आगे बढ़ता गया। रात जितनी जल्दी आई उतनी ही तेजी से एक सिग्नल फ्लेयर आसमान में चमका। लू ने फौरन उसे गिराया और उस जगह का पता लगा जहाँ से वो आया था, एक गहरी घाटी में। वहाँ एक आदमी फ्लेयर्स गन्स लेकर खड़ा था और एक समस्या थी, उसके नाम की जगह सिर्फ नंबर्स लिखे थे। लू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास जंप मारा और दिमाग में बस एक ही सवाल था उसके, क्या ये आदमी एक जासूस है? जब वो मिस्ट सबको निकल रही थी तब कुछ स्पाइस सिग्नल्स फ्लेयर को लेकर भाग रहे थे पर लियो को यकीन था कि ये उनमें से नहीं था। वो तो बस मजे लेने वाला था। रात गुजरती गई और लू ने बस उसकी शक्ल देख के पॉइंट्स कमाता रहा। आदमी ने अपना नाम चैंग बताया पर लू बिना सोचे समझे बोला, भाई तेरे जितना अगले इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। चैंग ने तलवार देखने की गुजारिश की पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया लू ने उसे खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई ये तो मैं तेरी माँ को तोड़ के देने वाला हूँ। चैंग का चेहरा झाड़ पड़ गया और वो धीरे से बोला, मेरी माँ पिछले साल ही गुजर गई। उसकी आवाज भर गई पर लू ने बिना किसी शर्मिंदगी के बोला, अरे मैं कोई बात नहीं, मैं तुझे देख लूंगा। चैंग बस भागता रहा पर लू ने उसका पीछे नहीं छोड़ा और बस मजे लेता रहा। ये तो नया गोल्ड माइन मिल गया कोइंस कमाने का। पर तभी धरती हिलने लगी, मिट्टी फट गई और अंदर से लाशें उठने लगी। ज़ॉम्बी हर तरफ घुस रहे थे और अब इन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ना या फिर मरना। चैंग को ये एक मौका लगा लुओ से जान छुड़ाने का पर वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि लुओ ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। गुस्से में आकर बोला, तलवार दे दे वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन लुओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, ये तो एक परफेक्ट टाइम में मजे लेने का। जैसे ही चैंग ने तलवार लेने के लिए हाथ बढ़ाया लुओ ने उसे कस के पकड़ लिया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे जान बचाने के लिए डर के कांप रहा हो। तभी 3 ज़ॉम्बीज़ उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। लुओ ने बिना सोचे समझे चैंग को धक्का दे दिया और खुद भाग लिया। चैंग नीचे गिर गया और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसने अपनी छोटी सी छुरी निकाला और ज़ॉम्बी का काम तमाम करके वापस भागने लगा। लुओ सोच रहा था कि अब तो वो चैंग से दूर हो गया पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा चैंग के एक कोने से निकलकर घूर रहा था। लुओ ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी जैसे वो थकान से कांप रहा हो। चैंग धीरे धीरे उसके करीब आया अपना हथियार छुपाकर। पर तभी लुओ बोला, एक जगह ढूंढ ले, रात वहीं काटेंगे। चैंग ने छुरी को वापस रख दी और दोनों एक बड़ी पहाड़ की तरफ भागने लगे। पहाड़ी चढ़ने के बाद लुओ उसको देखते ही समझ गया था कि ये तो बस मजे लेने का और भी बड़ा मौका है। सामने सोच समझकर वो सो गया बिना किसी सुरक्षा के कि जैसे कोई और निर्दोष बच्चा हो। रात बीत गई। लुओ ने इस क्रेन हेयर कट वाले से मजे ले लेकर 30,000 कॉइन कमा लिए पर 2 दिन से बिना खाए पिए उसका पेट अब आवाज कर रहा था। वो उठते ही बोला, मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। पर जैसे ही वो चैंग की नजर से दूर आया उसने चुपके से अपना स्टीनी टोफू निकाला और दूसरे रास्ते पर वापस आने लगा। चैंग अब भी उसे लेटे हुए ढूंढ रहा था और तभी लियो ने उसको 1000 ईयर्स ऑफ पेन मार दिया। चैंग की चीख आसमान में गूंज उठी और फिर तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया, ये खतरनाक स्मेल कहाँ से आ रही है? एक्सपायर्ड टोफू। चैंग हैरान था, अगर वो 1 हफ्तों से भूखा है तो लू ने खाना कैसे ढूंढ लिया? लू ने मजे लेते हुए मीट का नाम शुरू कर दिया, बेकोन,
लैम्ब, स्टेक, बस यही लास्ट ड्रॉप था। चैंग गुस्से से आगे बढ़ा और एक तेज वार किया। लू ने मुश्किल से तलवार को रोक दी और फोक बढ़ रही थी और चैंग ने दोबारा वार किया, पर इस बार लू की एक्रोबैटिक्स काम नहीं आई और चैंग का लात सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। लू हवा में चक्कर खाकर घूमता रहा और चैंग ने इसे अपना मौका समझकर उसको खत्म करने के लिए दौड़ा, पर तभी लू ने उसके हाथ को पकड़कर उसको नीचे पटक दिया। चैंग तुरंत उठ गया और फिर से वार किया, पर लू ने हर बार को ब्लॉक कर दिया या तो रोक लिया। फिर बिना किसी वार्निंग के एकदम से एक सॉलिड हेडबट और फिर एक जोर का मुक्का जो कि चैंग को पीछे धकेल गया। चैंग समझ गया कि वो लू की सुपीरियर एथलेटिसिज्म का सामना नहीं कर सकता, पर जैसे ही फोग ने लू की नजर धुंधली की, उसने मौका देख के उस पर वार किया, लेकिन लू के मार्शल आर्ट स्किल के सामने उसका ये वार बेकार गया और एक जोरदार अटैक से चैंग नीचे गिर गया। लेकिन चैंग ने तुरंत रिएक्ट किया और उसकी तलवार पकड़ के दूर फेंक दी। लू आगे बढ़ा पर लास्ट सेकंड पर एकदम से साइड स्टेप कर गया और तभी उसने अपने मिस्टिकल क्रॉप्स डॉग को बुलाया और एक तेज वार किया और ये लड़ाई खत्म हो गई। लू थोड़ा उदास हो गया। एक दिन जो आदमी उसके साथ रहा उसकी जान लेना आसान नहीं था। उसने सोचा ये दुनिया वाकई कितनी क्रूअल है। ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसने चाही थी, पर अगर यही तरीका है जीने का तो वो सिर्फ आगे बढ़ेगा। और उसके दिल में एक ही तमन्ना है, काश वो अपनी बहन को एक बार देख पाता। कुछ दिन के बाद लियो एक आधा खाया हुआ सेब देखा और उसको समझ में आता है कि एटलीस्ट उसको अपने स्टीनी टोफू का रिप्लेसमेंट मिल गया। वो पेड़ पर चढ़ने लगता और एक ताजा सेब तोड़ता है, पर तभी गुस्से से भरी गिलहरिस उसके पीछे पड़ जाते हैं। लियो ने डिसाइड कर लिया कि ये छोटी चीजों का भी जीना हराम करके रहेगा। उसने गिलहरी के सामने उनका खाना खाना शुरू कर दिया और सारे एप्पल्स तोड़ने की प्लानिंग बना ली, पर गिलहरी भी चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया और तभी एक सुमो गिलहरी अपने केव से बाहर आया और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लू पर फेंक दिया। लू चिल्लाया, आज से तुम लोगों का भी जीना हराम है, और जंगल के अंदर भाग गया। पर तभी उसको एक और सरप्राइज मिला। ये फ्रूट सिर्फ उसकी भूख को नहीं बल्कि उसकी एनर्जी और थ्रस्ट को भी रिस्टोर कर सकता था। अब वो और तेज से भागने लगा और सूरज ढलने तक वो बिना रुके दौड़ता रहा जब तक कि वो एक नदी तक नहीं पहुंच गया। पानी पीने के बाद उसने और फ्रूट्स खाए और तभी उसको याद आया फॉर्मेशन आइस मिडल ऑफ द रेंज में होगा। पर जैसे ही वो वहां जाने लगा एक भेड़िया उसके पीछे से निकल गया और दूसरा एकदम से उसके ऊपर झपटा। लू ने तुरंत एक का काम तमाम किया और भागने लगा, पर जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ता है 30 भेड़िया उसके सामने खड़े थे। लू सीधा अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, लेकिन अच्छी बात उसके पॉइंट्स हर सेकंड बढ़ते जा रहे थे। जब वो जंगल में वापस पहुंचा तो वो गिलहरिस ने फिर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लू ने गुस्से में सोचा मैं तुम्हारे सारे एप्पल्स तोड़ लूंगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल के बाहर निकलने वाला था एक भेड़िया ने जम करके उसके हाथ पर अटैक कर दिया। लू तुरंत सेलेस्टियल फ्रूट खाने लगा और तभी उसको एहसास हुआ कि ये बॉडी पेंट क्यों नहीं रुक रहा है। जितना भी बुरा हाल हो उसको पता था कि वो अपनी बहन के पास जिंदा लौटेगा, और फिर वो बिना रुके घंटों तक भागता रहा। पर भेड़िया अब भी उसका पीछा कर रहे थे और आखिर में इतना भागने के बाद उसके जूतों की हालत खराब हो गई। उसने बिना सोचे समझे दोनों जूतों को उछाला और भेड़ियों को नीचे गिरा दिया और बिना जूतों के दोबारा भाग गया। और तभी उसको रियलाइजेशन हुआ कि बिना जूतों के भागना और भी मजेदार है और उसकी स्पीड और भी बढ़ चुकी है। लू भागते भागते भेड़ियों से बच निकलता है और वो देखते है कि उसके कुछ क्लासमेट्स एक जगह पर इकट्ठे हैं। ये देखकर उसके दिमाग में एक धमाकेदार एंट्री मारने का प्लान आता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती जो कि उसकी एक्स लिए होता है। वो लोग लू से मदद मांगते हैं, पर लू उन्हें क्लियर कर देता है कि वो उनकी मदद करता है जो कि अच्छे लोग होते हैं। अगले लोगों को बस मर जाना चाहिए, खासकर जो लोग एक्स्ट बोलते हैं आस्क की जगह। तभी लू को एक इन्फिनिट कोइन ग्लिच मिल जाता है, डिस्परेट लोगों की इंसल्ट करके पैसे कमाने का तरीका। वो उनसे पूछते हैं कि पिछले कितने दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। एक लड़की रोती हुई बताती 3 दिन हो गए और बिना खाए और बिना पानी की उसकी हालत खराब है। वो लू से गुजारिश करती है कि वो उसे बचा ले, पर लू उसे गोल्ड ट्रिगर कहकर उसके सामने मजे से खाना खाने लगता है। उसके हाथों से एप्पल का क्रंच सुनकर कुछ लोग तो ऐसे ही गिरने वाले होते हैं, पर गोल्ड ट्रिगर लड़की फिर से अपनी किस्मत आजमाती है। वो घुटनों पर गिरती है, मुंह खोलती है, आंखें बंद करती है और तब लू उसके सामने एक लाल रंग का जूसी एप्पल आता है। इधर लड़कों को भी समझ में आ गया होता है कि लू अकेला है और वो लोग 8 हैं। उसका लीडर उसे धमकाने लगता है कि वो उन्हें अपना खाना दे दे, पर लू तो लू है, वो बड़े आराम से उनके सामने लग्जरी फूड आइटम गिराना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी चीजें लेकर उन्हें चिढ़ाता है, बैकन, सिरप, ब्लूबेरी, ये सब चीजें। इतना सुनते ही लीडर लड़का धीरे धीरे होश खोना शुरू कर देता है। लू हैरान होता है कि ये बंदा इतनी देर कैसे टिक गया। फिर लू उठता है, अपनी एक्स उठाता है और उसको हिलाता है कि सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लीडर से पूछता है भाई अपनी एक्स वापस चाहिए। लड़का हाँ बोलता है। लू बस ये कह देता है कि बहुत ही बुरा हुआ पर ये नहीं मिलेगी। फिर लू अपनी सूट उठाता है और सीधा भाग जाता है, उन सारे बेचारे भूखे अगली लोगों को अकेला छोड़कर। पर इंसानियत अभी भी बाकी थी उसमें, इसलिए जाने से पहले 2 एप्पल्स फेंक दिया, बस 2। फ्लैशबैक में लू एक टेस्ट के दौरान एक लड़की को ट्रोल कर रहा था। जब उसको एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है आंसर बताओ, तो वो क्लास लीडर को एक चिट्ठा फेंकता है जिसमें लिखा होता है कल रात तेरी माँ के साथ बिजी था। और इस तरह से एक और हफ्ता गुजर गया। लू अब तक रेन के अंदर ही अटका पड़ा था। उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या उसकी बहन भी अभी ठीक है। पर जैसे ही ये सोचता है दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है। एक स्केलेटन नाइट कोने से निकलता है और बिना किसी वार्निंग के लू के मुंह पर तलवार चला देता है। लू मुश्किल से अपना बैलेंस संभाल
संभाल पाता है और जैसे ही वो उस नाइट से निपटने के लिए सोचता है, दूर से दो और घोड़ों की आवाज आती है। वो एक झटके में नाइट का स्पेयर छीन लेता है और उसे नीचे गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी बाकी के स्केलेटन सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं। लू तुरंत एक पहाड़ की तरफ दौड़ता है जिससे कि वो उनकी पहुंच से दूर हो सके, पर स्केलेटन्स ने भी अपनी चाल चल दी और तीरों की बारिश करने लगे हैं। लू हर एक एरो को अवॉइड करता है और पत्थरों के बीच छुपकर अपनी जान बचाता है। आखिरकार स्केलेटन हार मान जाते हैं और फायर करना बंद कर देते हैं। लू एक बार फिर जीत गया। लू आराम से अपनी जीत का मजे ले रहा था और वहाँ से निकलने वाला होता ही है कि स्केलेटन सोल्जर ने छोटी तलवार निकाल ली और बिना कुछ बोले सीधा भाग लिया। दूर कहीं एक हवेली नेटवर्क के सोल्जर का ग्रुप इन स्केलेटन क्लेवरी को देख रहा था। उनमें से एक बोला, लीडर को उड़ा दो, फिर तो पूरी आर्मी बिखर जाएगी। एक सोल्जर ध्यान से देखने लगा कि कौन इसमें लीडर हो सकता है। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ी जो कि बाकी सभी की तरह स्पीयर नहीं बल्कि एक छोटी सोड लिया होता है। यही लीडर होगा। स्नाइपर ने टारगेट लॉक किया और फायर किया और लीडर धड़ से गिर गया। पर फिर असली ट्विस्ट है, लीडर नहीं मारा था, वो कोई और स्केलेटन था। अब स्केलेटन नाइट्स को पता चल गया था कि उन पर अटैक हो गया। तुरंत उन्होंने भी तीरों से बारिश शुरू कर दी और सोल्जर पैनिक में भाग खड़े हुए। जब एरिया क्लियर हुआ तभी एक सोल्जर की नजर छुपे हुए क्लिफ के पास निकलते हुए लू पर पड़ी, पर उसके कुछ करने से पहले लू क्लिफ से नीचे कूद जाता है। एक नाइट का स्पीयर छीन लेता है और वापस से क्लिफ पर चढ़ जाता है। थैंक्स लूजर। स्केलेटन फिर से एरो चलाने लगते हैं, पर लू तो जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में होता है। सारे एरोस को डोज करके चिल मोड में निकल जाता है। फिर एक पेड़ के पीछे छुपकर वेट करता है कि सोल्जर निकल ले। तभी उसका दिमाग चलता है कि बाहर जाते ही तो सारे वेपन्स उससे छीन लिए जाएंगे, तो क्या इन्हें बेच देना चाहिए। पर जैसे ही वो इस बारे में सोचता है तभी नाइट का एक हिडन ट्रैप एक्टिव हो जाता है। स्केलेटन चारों तरफ से घेर लेते और ये सब एक सेटअप था। पर लू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपना स्पेयर मिस्टिकल एनर्जी से चार्ज करता है और सीधा आसमान में फेंक देता है। स्पेयर हवा में घूमता है, दो नाइट्स को स्लेश मार देता है और लू एक और नाइट पर सीधा लीप मारकर उसका काम तमाम कर देता है और अपनी एक्स सीधा दूसरे स्केलेटन की तरफ फेंक देता है और एक और स्पेयर उठाता है, अटैक डोज करता है। और जैसे ही स्केलेटन उस पर घुमावदार अटैक करने वाला होता है, लियो नीचे झुकता है और उसके मुंह पर एक जोर से हंसता है। टू स्लो बनी बॉय। नाइट एरो चलाने वाला होता ही है कि लू बैक फ्लिप मारते हुए स्पेयर फेंकता है और तुरंत दूसरा स्पेयर पकड़ लेता है। स्केलेटन खत्म और एक और स्केलेटन घोड़े पर भागता है और लू उसको सीधा मार गिराता है। लीडर नाइट शॉट उठाकर लू पर वार करता है, पर लू उससे काउंटर अटैक करके एक झटके में ही नीचे गिरा देता है और एक स्केलेटन खत्म। आखिरी स्केलेटन बचा था। लू ने बिना किसी टेंशन के सीधा उस पर लीप मारकर उसे धरती में दबा दिया। पूरा स्क्वाड खलास, सारे वेपन सिक्योर्ड हो गए। दूसरी तरफ काइडे अपने भाई के छोड़ा छोड़ी से परेशान होकर उसकी तस्वीर पर तेजी से डार्क फेंक देती है। उस हरामी ने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया। गुस्से में भरी काइडे ने मिस्ट्री बॉक्स देखी, वो बॉक्स जो लू ने खोलने से मना किया था, और ओबेसली उसने उसे खोल दिया। जैसे ही काइडे ने मिस्ट्री बॉक्स खोला उसके अंदर एक और बॉक्स था, फिर एक और, फिर एक और एक और ये क्या, मिस्टोलिया डोल का छोटा भाई है क्या ये। उसने काफी समय तक बॉक्सेस खोलने के मजेदार सफर को जारी रखा और आखिर में एक चिप्स का पैकेट मिला, पर अंदर एक नोट भी था। उसमें लिखा था कि रुक जाओ, इसे अकेले मत करना, जब मैं आ जाऊंगा तो हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। ये देखकर काइडे ने मुस्कुराते हुए पैकेट साइड में रख दिया, पर जब उसने लू को मैसेज भेजा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। बैस्टर्ड, क्या है ये अब। और इसका जवाब था एक और पहाड़ को चढ़ रहा ताकि और सोल्जर्स को अम्ब्यूज कर सके। पर अटैक करने से पहले उसने थोड़ी देर ध्यान लगाने का सोचा, आराम से बैठ गया, मेडिटेशन मोड ऑन किया और एक और सेलेस्टियल फ्रूट खा लिया। जैसे ही मैजिकल ऑरा एक्टिवेट हुई वो अपने सोलर सिस्टम में वापस पहुंच गया। इस बार उसने एक नया प्लेनेट अनलॉक किया और उसके अंदर एक नए पावर का एहसास हुआ। दूसरी तरफ हेवनली नेटवर्क के सोल्जर नाउ स्केलेटन वॉरियर पर अटैक करने वाले होते हैं, सरप्राइज वाला। पर तभी आसमान से एक स्पेयर सीधा लीडर स्केलेटन के अंदर घुस गई और जैसे ही बॉडी हवा में गायब हुई, दो और स्पेयर स्काई से बरस पड़े और एक स्पेयर तो स्केलेटन को सीधा दीवार में चिपका दिया। और तभी लू ने ड्रामेटिक एंट्री मारी और हेवनली नेटवर्क के सोल्जर पहले तो कंफ्यूज हुए, पर फिर सोचा अगर ये स्केलेटन का काम तमाम कर रहा है तो हम भी इसकी हेल्प कर देते हैं। पर लू को किसी की भी जरूरत नहीं थी और एक और स्पेयर घुमा और एक स्केलेटन को उड़ा दिया। लू बिना किसी रुकावट बाकी सोल्जर पे घुस गया और एक के बाद एक स्केलेटन काटने लगा, जैसे कोई एनिमे प्रोटैगनिस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला गया हो। जब सिर्फ दो स्केलेटन बचे, लू ने सोर्ड निकाली और टर्बो स्पिरिट मोड ऑन करके सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। एक स्केलेटन पर सीधा सोर्ड का वार मारा और एक और गया। दूसरा स्केलेटन बैक स्टेप करने वाला था, पर लू तुरंत नीचे झुक गया और एक इंस्टेंट स्टेप मारा और उसका भी गेम ओवर कर दिया। टू स्लो बडी। सारे लोग शौक थे कि ये बंदा कितना ओपी है। एक बंदा जो लिटरली आंखें भी नहीं रखता था वो बोला क्या ये लूशु है। उसके दोस्त ने थप्पड़ मार के बोला भाई आंखें खोल ले, स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछ। पर लू ने बिना किसी बात का जवाब दिया, सीधा अनाउंस कर दिया सुनो अब ये सारे वेपन्स अब मेरे हैं। कुछ देर में उसने सारे स्पेयर्स और सोर्ड्स इकट्ठे कर लिए और तब लीडर ने सोचा तू इतने वेपन्स इकट्ठे क्यों कर रहा है, तू इनको यूज भी नहीं कर सकता है। लू ने एक इविल बिजनेसमैन वाली स्माइल दी और बोला तू गलत था। फिर अपने सारे वेपन्स को फ्लेक्स करने लगा जैसे कि एक ओपी आर्म्स डीलर हो। सबको बुलाया और बोला अगर वेपन चाहिए तो सस्ते दाम में यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्काउंट भी मिलेगा यार। मेरी सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो अंडे बेचने में लगा दिए वो आज काम आएगा। लू चिल मोड में सभी को समझाने लगा ऐसे सिचुएशन में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होती तुम्हारी सुरक्षा। एक आदमी बोला भाई एक सोर्ड चाहिए लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। लू का दिमाग तुरंत चला तेरा ये जेड नेकलेस कितने का है। बंदा बोला ये
ये तो 13,000 का है। लू ने बोला परफेक्ट, नेकलेस दे दे और सोड ले जा। पर बंदा बोला नो डील। लियो ने सोचा बंदे के पास तो दिमाग है। तभी एक और सोल्जर बोला भाई 12,000 का वॉच ले ले और सोड दे दे। कोई 17 कैरेट गोल्ड चैन ऑफर कर रहा था, कोई 2,000 का वॉच दे रहा था। लियो ने देखा कि सारे बंदे ऑलरेडी इंजल है। अरे भाई ये लोग तो डिस्परेट है, मेरा बिजनेस चलने वाला है। जैसे ही सभी को वेपन की जरूरत पड़ी एक नॉर्मल इंसान उनकी मदद करता। पर ये तो लू है, उसने सीधा पैसे कमाने का सोचा। धीरे धीरे सब उसके पास लाइन में लगे और कुछ ही देर में लूकस वह किसी रिच रैपर से कम नहीं था। दो बंदे मिलकर अपने पैसे जोड़ते हैं और 2,000 में एक सोड लेने का सोचते हैं। लू उसको एक एक्स पकड़ाता है और कहता है कि भाई 2,000 सोड के लिए सस्ते हैं। पर असली बात तो तब पता चली जब उसने दिखाया कि एक्स सोड से भी ज्यादा शार्प है। बंदा भी खुश हो गया और बोला डील डन। और लू सोचता है कि फाइनली इस एक्स से छुटकारा मिला। ट्रेडिंग खत्म होते होते सब रेंज के सेंटर्स पहुंच गए और लू दुनिया का सबसे खुश आदमी था। पैसा ही पैसा बन गया था। घंटों तक चलने के बाद सब थक गए और पानी और खाने की कमी होने लगी। पर लू ने इस बार एक बार भी विलन न होने का सोचा। उसने लीडर को कुछ एप्पल्स दिया ताकि उनका एक एक स्लाइस ले सके। जैसे ही सबने एप्पल्स खाए उनको फील हुआ कि एनर्जी फुल रिस्टोर हो गई। ना भूख लग रही है और ना ही प्यास। एक बंदा तो अपने 31,000 का वो सिर्फ एक एप्पल के लिए दे रखा था। लू ने भी स्माइल करते हुए डील पकड़ी। ब्रो ये तो लॉटरी लग गई। पर एक इंसान उसको इविल कहने लगा। उसने फूड स्टोर करके रखा था। लू ने चिल होकर बोला भाई तुम्हारी लाइफ इतनी बेकार ना होती अगर तुम थोड़े कम यूजलेस होते। अचानक एक तीखी हवा रिमाइंड में घूमती है और 200 भूत उनकी तरफ उड़ने लगते हैं। सब स्टूडेंट्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। पर लू को एक अजीब सी फील होती है। उसका क्रॉप्स डॉग चीट निकालने की कोशिश करता है पर लू उसको छुपा देता है। अभी नहीं, सीक्रेट वेपन रिवील करने का टाइम नहीं आया। जैसे ही एक भूत उसके पास आता है उसको ली से एक मिस्टिकल डायनामिक एनर्जी फील होती है। भूत डायरेक्ट उल्टा भाग जाता है। बाकी सब भूत भी एरिया छोड़ देते हैं। फाइनली सब रेंज के सेंटर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ एक लड़का अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि सारिया ने उसे 2 स्केलेटन से बचाया था। पर जैसे ही उसने सारिया की आंखों में देखा उसके मन में बस एक ही बात थी, काश वो मेरे स्पेयर एक बार ऐसे ही पकड़ती। लू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं क्योंकि अब फ्लैश करने का परफेक्ट टाइम आ गया था। उसने वेपन्स बेचना शुरू किया और ज्वेलरी में पैसा बनाने लगा। सब हजारों डॉलर्स तक का ऑफर रख रहे थे उसके वेपन के लिए और लू भी मजे में बेचता रहा जब तक कि उसका ऑलमोस्ट काम खत्म नहीं हो गया। तब एक आदमी उसके पास आया और बोला हेवेली नेटवर्क के लीडर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। लू ने सोचा लगता है मैं अभी और भी अमीर बनने वाला हूँ। जैसे ही लू लीडर से मिलने गया उसने एक्स्ट्रा रिच बनने का नाटक किया सिर्फ इसलिए कि अगर सारिया गोल्ड ड्रैगन निकली तो पहले ही वो इम्प्रेस हो जाए। लीडर ने अपने इंट्रो दिया और सीधा बोला भाई स्पेयर बेचना बंद कर, तुझे खुद उसे यूज करना नहीं आता है। लू ने हाँ कर दी और लीडर सीधा रंस के सेंटर तक गया और अपनी मैजिक एक्टिवेट कर दी। उसके कोर से एक तलवार निकली जो कि सीधा रंस के सेंटर में घुस गई। होल के देखने के बाद लीडर ने डिसाइड किया कि कल सुबह सब लोग इसमें डाइव करेंगे। रात में चिल कर रहे थे कि लू का सिस्टम दिखाता है कि यहाँ पर 9 स्पाइस घूम रहे हैं, सबके नाम नंबर से। पर ये कौन है उसको कुछ समझ नहीं आया। तभी एक पेड़ जोर से गिरने लगा और वो कुलप्रीट था ली। पर अंदर से एक स्क्विरल निकल गई जो ली पर चिल्लाने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लियो के अगली फेस पर पड़ी तो वो सीधा अटैक करने आ गई। जब सब फ्रूट्स इकट्ठा कर ली बेचारी गिलहरी को हार्ट अटैक ही आने वाला था। पर लू ने उसे एक एप्पल दे दिया और गिलहरी के आंसू सूख गए। उसने लू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फरिश्ता मान लिया। जब जंग फाइनली लू से मिलने आया कुछ लोग उसके वेपन्स चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। उसका लीडर लू के पास आया और बोला 50,000 का एक स्पेयर लूंगा जब मैं यहाँ से निकलेंगे। लू सीधा बोला भाई मुझे स्कैम मत सिखा, ये चलने वाला नहीं है। तभी एक इंसान जिसका नाम सिर्फ नंबर्स में था उसने लू को कुछ कॉइंस दिए और लू को तब समझ में आया ये तो स्पाई है, इसलिए उसने सीधा बोला भाग यहाँ से। रात में सब सो गए और लू अभी भी खुश था कि उसकी बहन अभी भी गुस्से में है क्योंकि उसकी वजह से उसके पॉकेट्स भर रही थी। पर एक और बात समझ में आई, उसकी बहन सिर्फ गुस्सा नहीं थी, वो तो उससे नफरत करने लगी थी। जैसे ही लू सो गया सारे स्पाइस उठ गए और सीधा रंस के सेंटर की तरफ भाग गए। एक एक करके सब नीचे जंप मारने लगे। पर जब आखिरी स्पाई गिरने वाला था कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। लू ने उसके कान में फुस कर बोला देख भाई मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा पर प्रॉफिट का 99% मुझे मिले और तुझे सिर्फ 1%। स्पाई समझ गया ये तो बुरा फंस गया तो दिल पे वो पत्थर रखकर डील एक्सेप्ट कर ली। पर जैसे ही लू चला गया स्पाई फिर से जंप मारने की सोचता है और लू फिर से उसको पकड़ लेता है और उसकी अगली फेस के सामने स्माइल करके। बाकी स्पाइस को पता चला कि एक बंदा मिसिंग है पर सबने इग्नोर करके आगे बढ़ने का डिसाइड किया। तभी बचा हुआ स्पाई लू को सरप्राइज अटैक करने की सोचता है। उसने एक सिगिल फेंका लुओ की तरफ पर तब तक वहाँ पर लुओ तो था ही नहीं। स्पाई ने एक तलवार निकाली पर लुओ ने चिल्लाने का अल्टीमेट मूव अटैक किया। उठो सब, एक स्पाई फॉर्मेशन आइस चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सभी को सिचुएशन समझ में आई एक मिस्टिकल टाइगर स्पान हो गया और ली ने स्पाई का चेहरा पकड़कर उसे रंस में दे धमाक धमाक घुसाया। स्पाइस की सच्चाई समझ में आते ही लू ने अनाउंस कर दिया कि अब और रेस्ट नहीं, सब अभी के अभी रंस में जाएंगे। जैसे ही ओ जैसे उनकी चीजें चुराने वाले थे लू सोचने लगा कि क्या वो आदमी वो जिंदा रख सकते हैं ताकि वो उससे सवाल पूछ सके। पर लू ने
ने जैसे ही सुना कि नहीं और बिना वो अपनी शंका के अपना काम करता है, सभी स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो गए। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि लू इतने सारे गहने पहनकर बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है। थोड़ी देर के बाद ली को समझ में आ गया कि वो लू को अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए उसने उसे एक डील करने का ऑफर दिया। उसने बताया कि सारी प्राचीन जगह अब खुलने वाली है, लेकिन क्योंकि लू सिर्फ एक स्टूडेंट है वो बिना किसी परमिशन के उन जगहों पर नहीं जा सकता है और इस सब के बदले में सिर्फ एक सोने का चैन चाहिए होगी। लू ने कुछ देर सोचा और फिर ली को बदसूरत कहकर वहाँ से चला गया। जब सब लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो गए तभी एक औरत आई और बीच में खड़े होकर एक जादू चलाया, जिससे कि हॉल के नीचे जाने के लिए एक सीढ़ियां बनने लग गई। जैसे सब नीचे उतरने लगे अचानक एक ऐनक भूत बाहर निकलने लग गए। लू ने अपने क्रॉप्स डॉग को इनसे छुपाने की कोशिश की। नीचे पहुंचने तक लू ने देखा कि सबके शरीर बिल्कुल सख्त हो गए थे और शायद से उनकी आत्मा इन भूतों के गहरे में फंसने की वजह से उनके शरीर से निकल चुकी थी। कई घंटों तक चलने के बाद वो लोग आखिर उस प्राचीन कोर की एंट्रेंस तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। ऊपर से चमकदार क्रिस्टल जगमगाने लगे और एक बार फिर से ऐनक भूत दिखने लगे। ली ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सारी जादुई शक्ति एक जगह पर इकट्ठा की और एक बार में ही भूत उड़ा दिए। मगर अब भी आसमान में 80 से ज्यादा भूत उछल रहे थे, जिनको रोकने के लिए सैकड़ों सैनिकों ने उन पर हमला किया। एक भूत ने लू पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आया वो डर के मारे पीछे हट गया। लू हैरान था कि वो इतना अविनाशी कैसे लग रहा था। उसने अपनी तलवार से भूतों को काटना शुरू कर दिया और उनकी आत्माओं को अपनी तलवार के अंदर खींचने लगा। इस तरह वो उन्हें मारकर कोइंस जमा कर रहा था, लेकिन तभी एक जासूस के भूत ने ली के सबसे पुराने दोस्त की जान ले ली, जिस पर ली एकदम गुस्से से पागल हो गया और उसने जोर से चीखकर अपनी टाइगर पावर को एक्टिवेट कर दिया और एक ही वार में सभी दुश्मन भूतों को अंत कर दिया। लू यहाँ वहाँ देखने लगा कि सब भूत कहाँ चले गए। उसके क्रॉप्स डॉग अचानक चमकने लगा और उसने एक भूत को तभी मार दिया जब वो लू पर अटैक करने वाला था। इससे उसको एक साल भर के कोइन मिल गए और सब लोग हैरान थे कि लू को कैसे पता चला कि भूत उस पर अटैक करने वाला है। मगर लू ने बस इसे एक सहयोग और किस्मत बता दिया। उसने ली को दिखाने के लिए एक रैंडम जगह पर अटैक किया, तभी ली का वार एकदम सही जगह पर लगा, जो कि उसके लिए एक और बड़ा झटका था। ली ने कहा कि लू को फिर से एक बार और कोशिश करे, मगर उसने कुछ समय के बाद लू ने फिर से वार किया तो एक भी टारगेट पर नहीं लगा। सबको यकीन हो गया कि वो सिर्फ किस्मत का खेल था। तभी बीच वाली गेट से एक बड़ी ज़ॉम्बी की सेना बाहर आ गई। ली ने सबको कहा कि उनका नेता उसके हवाले छोड़ दो। फिर वो एक झटके में गायब हो गया और सीधा ज़ॉम्बी के लीडर के सामने पहुंच गया। वहां दोनों की ताकत आपस में टकराने लगी और एक जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। ली ने अपनी तलवार से एक प्रहार किया जो ज़ॉम्बी को हिला कर रख दिया। उसका घोड़ा एक ही बार में नीचे गिर गया और उसने बिना टाइम वेस्ट किए जमीन पर लैंड किया। उसके साथ आने वाले सोल्जर ने तुरंत अपने वेपन्स निकाले और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो गए। पर तभी लू ने अपनी स्पेयर उठाई और एक के बाद एक सोल्जर को भिड़ा दिया। एक ही बार में 3 सोल्जर्स उसके भनवार में आ गए, लेकिन एक सोल्जर ने उसके चेहरे पर फायर करने की कोशिश की पर सारिया तुरंत बीच में आ गई। अपनी एलिजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी से सारे अटैक्स अवॉइड किए और अपनी तलवार से उन सभी को धीरे धीरे नीचे गिरा दिया। लू उसकी फाइटिंग स्टाइल से इम्प्रेस था, पर तभी उसकी नजर एक भागते हुए ज़ॉम्बी पर पड़ी। ये कौन भाग रहा है उसने सोचा और तभी उसको समझ में आया कि उसका क्रॉप्स डॉग उन ज़ॉम्बीज को डरा रहा था। ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी पीछे हटने लगी और उनका समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा था। इस दौरान लू एक अलग ही मिशन पर था और जब बैटलफील्ड पर जी जान लगाकर लड़ रहे थे तब उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। ये तो एक बड़ा कैसल है, यहाँ कहीं तो महंगा खजाना छुपा होगा। ये सोचकर उसने अपने क्रॉप्स डॉग के साथ स्नीक करना शुरू कर दिया, पर रास्ते में उसका क्रॉप्स डॉग अचानक से चमकने लगा जैसे कोई अनसीन पावर उसका पीछा कर रही हो। लू इस बात से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ जैसे कोई अनसीन पावर उसका पीछा कर रही हो। लू इस बात से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, पैसा। कैसल के एक रूम में एंटर करते ही एक गोश्त उन पर अटैक करने के लिए तैयार था, पर लू ने बिना टाइम वेस्ट के नीचे झुक गया और अपनी तीखी तलवार से गोश्त के ऊपर आकर सीधा वार कर दिया। एक ही पल में वो गोश्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया और कितने स्पाइस छुपे हुए यहाँ पर, लू ने सोचा। इसी बीच दूसरी तरफ ली एक स्केलेटन के साथ जी जान लगाकर लड़ रहा था। स्केलेटन ने जमीन का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उस पर फेंक दिया, पर ली ने उस अटैक को पैरी कर दिया और आगे बढ़ता रहा। पर वो स्केलेटन भी कम नहीं था, हर अटैक अवॉइड करता रहा। लेकिन ली हार मानने वाले में से नहीं था। वो अपने मार्शल आर्ट्स मूव का इस्तेमाल करता, आगे बढ़ता, पीछे अड़ता और फिर अचानक से सोल्जर के स्पेयर के दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्केलेटन गुस्से से बोला, तू एक छोटी सी मक्खी की तरह चिपक गया, और उसने ली को अपने हथियार के साथ घुमाना शुरू कर दिया। पर ली भी जिद्दी था, उसने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी। तभी लू फाइनली कैसल के रूम तक पहुंच गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और तभी एक नाइट उसके पीछे आ गया। पर ये तो शुरुआत थी, उसके साथ और 12 नाइट्स ग्लोइंग आइज के साथ सामने आ गए। पर उसके क्रॉप्स डॉग ने तुरंत रिएक्ट किया और एक तेज घूमती हुई रोशनी निकलती है और सभी गार्ड्स एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, जिससे कि उनका माइंड कंट्रोल हो गया। लियो ने ये देखकर सोचा, परफेक्ट, अब कमाने का अच्छा मौका है। उसने तुरंत एक गार्ड के पास जाकर उसका वेपन खींचना शुरू किया। बेचारा गार्ड गुस्से में था और फिर आखिर उसने हार मान ली। और लियो ने एक बार बेचारा गार्ड गुस्से में था पर आखिरकार उसने हार मान ली। लू एक के बाद एक गार्ड्स के वेपन्स निकालता गया और अपनी जेब कोइंस भरता गया। आज तो बहुत ही बड़ी कमाई हो गई। वो मन ही मन में हंसता रहा, पर उसको ये नहीं पता
पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब बैटलफील्ड में सोल्जर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तभी ली एक स्पेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस फॉर्मेशन से निकल सके, लेकिन नाइट ने अभी उस समय उस स्पेयर को थाम लिया और दोनों की मिस्टिकल एनर्जी एक दूसरे से टकरा गई। दोनों के बीच एक जबरदस्त क्रैश शुरू हो गया और बैटलफील्ड पर किसी भी तरह की एडवांसमेंट नहीं हो रही थी। तभी जब स्केलेटन आर्मी का लीडर ऑलमोस्ट मरने वाला था, सारिया ने अपनी सोर्ड निकाली और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर ही 5 स्केलेटन को धूल चटा दी। और जाते जाते उसने एक लेजेंडरी डायलॉग बोला, तेरा डी गिर गया। ये सुनते ही स्केलेटन लीडर और भी गुस्से में आ गया। उसने अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके 3 ड्रैगन्स बनाए जो सीधा ली की तरफ बढ़ रहे थे, पर ली किसी तरीके से बचने में सफल हो गया। और जैसे ही ड्रैगन एक्सप्लोड हुए, डायरेक्टर ने देखा कि ली अब 7 ड्रैगन से घिर चुका था और एक 8वां ड्रैगन उसके पीछे उसको खाने वाला था। लेकिन ली इजीली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सोर्ड का ग्रिप और मजबूत कर ली, पर स्केलेटन लीडर ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेली। उसने सिंपली सोर्ड को छोड़ दी और ड्रैगन को ली को कंज्यूम करने दिया। इस पल में ऐसा लगा जैसे कि ली की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी बूम, ली ने अपना अल्टीमेट स्पेल एक्टिवेट किया और जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ फॉर्मेशन को तोड़ दिया। एक ही झटके में उसने नाइट की स्पेयर को पकड़ लिया और उसे किक करके आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ सारिया अब भी स्केलेटन की सफाई में लगी थी और अब उसको ये सोचने का टाइम मिल गया कि लू आखिर कहाँ गया है। इस बीच जैसे ली और अंदर घुसा, स्केलेटन लीडर को एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई। वो जिस रूम को गार्ड कर रहा था वहाँ कुछ हो रहा था। जैसे ही उसने स्पेयर छोड़ी और भागना शुरू किया, ली ने देखा कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन आई कुछ और था। समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि नाइट को छुपा रहा था और ली सीधा उसके पीछे भाग गया पता करने के लिए। तब तक स्केलेटन लीडर वापस बैटलफील्ड पर पहुंच गया, पर जैसे ही उसने देखा कि किसी भी गार्ड के पास उनकी स्पेयर नहीं थी, उसको समझ में आ गया कि कोई बड़ा मैस हो गया। पर तब तक ली उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। स्केलेटन लीडर ने अपने नाइट को एक ही ऑर्डर दिया, इस आदमी को मार डालो, और वो सीधा लू के लोकेशन की तरफ दौड़ गए। इस बीच लू एक अजीब सा आइटम उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में वो चीज ली, उसके सामने एक स्केलेटन सोल्जर खड़ा हुआ और समझने से पहले लू की तरफ दौड़ पड़ा। पर तभी लू ने अपने हाथ में रखी बॉक्स को नीचे गिरा दिया और तब एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक लड़की जो कि अब तक सेफ थी, उसकी मौत तकरीबन निश्चित थी। लेकिन तभी एक ब्लू एनर्जी ने उस ऑब्जेक्ट को हवा में पकड़ लिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया से कलर्स वैनिश होने लगे। और जब ये एनर्जी अपनी पीक पर पहुंची, पूरा बैटलफील्ड खाली हो गया। सारे एनिमीज एक ही पल में थेनोस स्नैप जैसे इफेक्ट लेकर गायब हो गए। और तभी किसी की आखिरी आवाज सुनाई दी, मिस्टर स्टार्क, आई डू नॉट फील सो गुड। लेकिन कम से कम इन हॉरर से इनकी जान बच गई थी। और तभी स्पेयर्स वो सब एक सर्कल में घूमने लगे और धीरे धीरे उसी आइटम में समा गए। और जैसे ही लू के पैरों के नीचे से जमीन गायब होने लगी, तभी छोटा सा एक गिलहरी उसके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करता, पर एक पल में वो भी वैनिश हो जाता है। एक अजीब मोन्टाज चल रहा था, लोग बार बार रिपेयर हो रहे थे, जैसे कोई इन्फिनिट लूप में अटक गया हो। लेकिन फाइनली झांग ने अपनी पेशेंस खो दी और सीधा लू को ढूंढने के लिए भाग पड़ा। दूसरी तरफ सारिया भी उसके कुछ निशान ढूंढने लगी, लेकिन ली ने चुपके से कैंप से निकलकर एक प्लान बना लिया। जैसे ही सोल्जर्स अपने वेपन और आइटम हैंड ओवर कर रहे थे, तभी जंग चिल्लाता हुआ है, लू नहीं मिल रहा है। लेकिन डायरेक्टर ने बिना किसी टेंशन की रिप्लाई दिया, वाह बेटा क्या सैक्रिफाइस थे, एकदम ऑस्कर वर्दी। इस सीन को देखकर क्लास में मिक्स्ड रिएक्शन थे और कुछ स्टूडेंट्स खुश थे कि एक स्कैमर फाइनली अपनी कर्मा की वजह से आ गया। पर क्लास लीडर थोड़ा सा सैड फील कर रहा था। उसने डायरेक्टर से कहा कि लू की बॉडी ढूंढने में मदद करेगा। पर तभी ड्रम रोल्स, लू एकदम स्वैग के साथ वापस आ गया, पूरा ब्लिंग ब्लिंग में चमकता हुआ। उसने क्लास लीडर की तरफ देखा और बोला, भाई मुझे ढूंढना है तो तेरे घर नहीं बल्कि अपनी माँ के बेडरूम में ढूंढ। पूरा क्लास एकदम साइलेंट। डायरेक्टर की आंखों में 1 सेकंड के लिए रिस्पेक्ट आई, फिर वापस चली गई। लू ने अपने बचे कुछ वेपन्स टीचर को दे दिए और कैजुअली एटीट्यूड में एक टेबल को तोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हीरो की एंटी नॉर्मल कैसे हो सकती है। जैसे ही वो घर की तरफ निकल पड़ा, उसकी सिस्टर की नेगेटिव एनर्जी एकदम स्काई रॉकेट हो गई और तभी उसकी नजर एक चिप्स के पैकेट पर पड़ गई और उसके साथ एक पेड़ पर बैठे रिवेंज मोड में उसकी बहन भी। लू ने अपने हाथ बढ़ाए जैसे कि वो एक प्यारा हक देने वाला हो, पर उसकी सिस्टर ने एक फ्लाइंग किक मारकर उसकी मुंह तोड़ दी। एकदम एपिक लेवल की इन्वेस्टिगेशन शुरू गई। उसकी बहन उसकी बॉडी को चेक करने लगी जैसे कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, और जैसे ही कंफर्म हुआ कि भाई एकदम ठीक है, वो जोर से उसे हक करके रोने लगी। लू ने माफी मांगी कि उसको इतना इंतजार करना पड़ा, पर वो बिना कुछ बोले सीधा घर की तरफ भाग गई। लू ने भी हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब दोनों स्ट्रीट पर पहुंचे, लू ने एकदम फ्लेक्स मोड ऑन कर दिया। तुझे पता है अब मैं रिच हो गया हूँ, और उसने अपने हाथ में पहने ब्रांडेड वॉचेस दिखाए। पर बहन ने बस एक ठंडा सा जवाब दिया, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तू चाहिए था। लू ने मन ही मन सोचा, भाई ये इमोशनल मोमेंट है, क्या लिख रहा हूँ। लेकिन उसने तुरंत एक प्रॉमिस किया, कल तुझे एकदम लग्जरी रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा। बहन फाइनली हैप्पी हो गई और दोनों एक पिंकी प्रॉमिस किया। जब दोनों घर पहुंचे, ली भी एकदम रिलीफ फील कर रहा था। उसने कैजुअली बोला, भाई अब थोड़ा रेस्ट कर ले, अगली ट्रेनिंग में तुझे फुल पावर में देखना है। लू ने उनका शुक्रिया अदा किया, स्पेशली इसलिए क्योंकि सिस्टर का उसने ध्यान रखा जब वो नहीं था। जब दोनों फाइनली अलोन हुए, लू ने उसको एक टास्क दिया, एनर्जी बॉडी को बुलाओ। जैसे ही उसने एनर्जी बॉडी समन की, लू ने
अपनी बॉडी से 2 मैजिकल मोती बाहर निकाले। बहन क्यूरियोसिटी से पूछने लगी ये क्या है। लू ने एकदम सीरियस मोड में जवाब दिया ये तो एक सोल फूड है जो कि मैंने गोश्त से ऑब्जर्व किया, लेकिन उसमें एक लाइट मोती थी जो कि असल में उन गोश्त से आई थी जो कि पहले इंसान थे। लू क्यूरियस था कि अगर ये इंसान आत्मा से बनी है तो अगर मैं इसको खा लूं तो क्या होगा, और बिना किसी वार्निंग की उसने सीधा एक मोती उठाई और अपने एनर्जी बॉडी के मुंह में घुसाकर एकदम खा गया। 1 सेकंड में उसकी एनर्जी बॉडी की पावर्स लेवल्स ओवर 9000 हो गए। लेकिन तभी काइडे ने इरिटेट होकर एक साइड कमेंट मारा, भाई कब तक मेरी समन को टॉर्चर करेगा। लेकिन लू ने बस एक स्मिर्क दिया और बस कहानी यहीं पर खत्म नहीं। लू ने एकदम सस्पेंस मोड ऑन कर दिया और एक आखिरी गिफ्ट तेरे लिए। उसने अपने मैजिक से 2 एप्पल समन किए। जैसे ही काइडे ने बाइट लिया उसका रिएक्शन एकदम शेफ किस था, भाई एकदम स्वाद आ गया। लेकिन तभी एकदम ड्रामेटिक एंट्री मारकर वो उल्लू का पट्टा गिलहरी बाहर आ गया और फुल एटीट्यूड में काइडे को गाली देने लगा, मेरा खाना क्यों चुरा रही थी तू। पर काइडे ने बिना कोई शर्म रखे उसको एकदम स्क्वीसी प्लेसी की तरह उठाया और बोलने लगी ये तो सबसे क्यूट चीज है जो कि मैंने देखी है, और फिर बिना किसी वार्निंग दिए और उसके गोलू मोलू चिक्स को खींचने लगी। लू ने एक आइडिया दिया, इसका एक नाम रख दे। काइडे 1 सेकंड के लिए सोची और फिर एकदम से सेवेज मोड में बोली कि तू एकदम मोटा है और तेरा नाम फैट्सो है। लेकिन लू ने सीधा सेंसर बोर्ड बनकर उसको रोक दिया। ये बोला कि ये कोई आरएस नियो का टाइटल नहीं है, कोई और सोच ले। तो काइडे ने फुल क्रिएटिविटी दिखाई और गिलहरी का नाम रखा ली, हाँ वही नाम जो पहले एक बंदा यूज कर रहा था। उसने गिलहरी को एक पोटैटो चिप्स दिया और गिलहरी एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया, भाई ये तो एकदम लाइफ चेंजिंग टेस्ट है। और यहीं पर काइडे की दिमाग की बत्ती एकदम 200 IQ लेवल पर चली गई। उसने गिलहरी को चिप्स के पैकेट के सामने बैठाया और एकदम इविल विलन जैसा बोला, सिर्फ तब मिलेगा जब तू मेरी बात मानेगा। एकदम शौक बहन ये तो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन टेक्निक है। सब सेटल होने के बाद लू ने रंस की तरफ देखा और एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपनी अनकॉन्शियस टेलीपोर्ट करने का। 1 सेकंड में उसका आत्मा लिटरली पूरे शहर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसको महसूस हुआ कि एक तलवार और उसके अंदर से निकल रही, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फुल इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन किया और फॉर्मेशन आई से बिल्कुल नीचे एंटर करने का फैसला लिया। वहाँ उसको वो सारे वेपन्स मिले जो कंज्यूम हो चुके थे। तभी उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुला। लू ने अपने हेयर कुल्स की ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा एक बैरली खुला, बस एक छोटी सी झलक मिली और अंदर वही कैसल था जिसमें वो अभी फाइट करके आया था। लेकिन तभी काइडे ने उसको हिला दिया। जब ल्यू ने वापस आया और काइडे एकदम पानी पानी हो गई थी, उसने लू को जोर से हक किया और बोला मुझे लगता है कि तू मुझे फिर से छोड़कर जा रहा है। लू ने एकदम हीरो मोड ऑन किया और प्रॉमिस किया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुझे डिनर पर लेकर जाऊंगा और अपनी सारी गोल्ड चेन बेचकर मस्त टीवी खरीदूंगा। बाहर देखा तो ठंड का मौसम खत्म हो रहा था और स्नो भी पिघल रही थी और आसमान में फायरवर्क्स धमाके मार रहे थे। पर लू को बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, उसकी लाइफ का असली लाइट उसके सामने ही खड़ी थी। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।